हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट। आई होप आप जानते हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और इसी के साथ साथ कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE नीट, NTSC ओलंपियाड, CUET, रेलवे, बैंकिंग, SSC की ऑलमोस्ट हर तैयारी आपको मिलती है पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब पूरा प्रोग्राम, पूरा मॉड्यूल, पूरा पैकेज, पूरा कोर्स पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं। हम IIT JEE 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, इसके इस टॉपिक पर हम बात करेंगे आज कि एडजॉइंट क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, या उसी एडजॉइंट की हेल्प से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फिगर आउट करते हैं। बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी तक की सारी कहानियां आई होप आपको पता है, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो एक ऑर्डर में हमने पढ़ी हैं और वो सारी बातें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें याद होंगी तो ही आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो इन केस आपने कोई वीडियो मिस कर दिया तो बहुत अच्छे से सीक्वेंशियली ही चलेगा, तभी जाकर ये चैप्टर आप अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से आप समझ पाएंगे। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है, मैट्रिसेस, उनके टाइप्स, थोड़ा डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा, उनके वैल्यूएशन की टेक्निक्स को डिस्कस किया, और आज ग्रेजुअली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हम मैट्रिक्स के, और टू बी मोर स्पेसिफिक स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट और उसके इनवर्स को निकालने की प्रक्रिया या प्रोसेस को समझेंगे। विद दैट, सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स कि आपको पता है कि हमारा अगर IIT JEE कोर्स मॉड्यूल की मैं बात करूँ तो हम आपको क्या क्या चीज़ें डिलीवर करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। हम ये इंश्योर करते हैं कि हम ऑफकोर्स आपको हमेशा हर लेक्चर में हर टॉपिक पर बहुत ही कंसोलिडेटेड, बहुत ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो बना कर दें, ताकि हर थ्योरेटिकल कंसेप्ट को आप डिटेल में विद अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ पाएँ। जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है हम आपको उसकी DPP प्रोवाइड करते हैं, और DPP का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, या फिर यही सारी की सारी चीज़ें आप हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हम आपको हर चैप्टर पर एक क्वेश्चन बैंक बना कर दें, ताकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर ले सकें और हर तरह के क्वेश्चन से डील कर पाएँ, यानी कि हर वैरायटी के क्वेश्चन से आपको एक्सपोज कर पाए। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम ये भी इंश्योर करने वाले हैं कि आने वाले समय में हम JEE मेंस और JEE एडवांस के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और उससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाएंगे कि देखो ये एग्जाम्स बहुत आसान सी, सॉर्टेड सी, सुलझी हुई सी एग्जाम है, जिनको एक अच्छे तरीके से अगर समझा जाए तो क्रैक किया जा सकता है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आप हमसे आपसे डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। डाउट्स पूछने का तरीका बड़ा आसान है। आपको डाउट्स पूछने के लिए हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक आस्क योर डाउट पर क्लिक करना है। आपके डाउट्स भी हम हाथों हाथ रिवर्ट करेंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको टाइम पर सारे फैकल्टी मेंबर्स हर वो चीज़ जो ज़रूरी है उसको लेकर गाइडेंस देते रहेंगे, ताकि आप पूरे फोकस और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर पाएँ। आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्लान्ड है, और आप हर चैप्टर पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो, या सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो चैप्टर वाइज टेस्ट देकर। इसी के साथ साथ हम ऑफ कोर्स आपके लिए वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट करने वाले हैं इस मॉड्यूल के अंदर, यानी हर चैप्टर का एक टू द पॉइंट, एक प्रिसाइज वन शॉट रिवीजन, ताकि आप एग्जाम के वक्त अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ हर चैप्टर को अप्रोच कर पाएँ। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि ऑफ कोर्स आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आएंगे, यानी JEE मेंस और JEE एडवांस के मॉक टेस्ट, ताकि एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में आप पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जाएं और अच्छे से अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज करें। ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए लेकर आता है एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एट एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पहले पढ़ेंगे एडजॉइंट एग्जैक्टली होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप कैसे निकालते हो। यहाँ काफ़ी सारी बातें लिखी गई हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस बात को मैं थोड़ी देर के लिए हटा कर देखो तो मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। कुछ दो चार छोटे मोटे ऑपरेशंस पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्या आपको ये छोटी छोटी बातें याद है स्टूडेंट? जैसे कि अगर मान लो सर एक मैट्रिक्स है, लेट्स कॉल इट X, एंड आई होप यू आर रियलाइजिंग। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ही बारे में मेजरली बातें करेंगे। तो अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स X की बात करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, कि सर एक मैट्रिक्स है X, और इस मैट्रिक्स X का जो ऑर्डर है वो है लेट्स से सर 2/2, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 सेकेंड ऑर्डर का। अब सेकेंड ऑर्डर का है तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि सर ऑब्वियसली इसमें कुछ 4 एलिमेंट्स होंगे। कैसे? लेट्स से 3 है ना, -10, लेट्स से ये लिखा है 11, और ये लिखा हुआ है लेट्स से -2। सर ऐसे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, बहुत बढ़िया। अभी क्या, अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या आप मुझे इस 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स के को फैक्टर्स बता सकते हो हर एक एलिमेंट के? ऑफकोर्स सर बताया जा सकता है। अगर मैं को फैक्टर्स निकालता हूँ तो ज़रा सोच के बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द को फैक्टर ऑफ 3? सर 3 का को फैक्टर क्या होगा? तो आई होप ये प्रोसेस बड़ी आसान है स्टूडेंट्स, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर आप को फैक्टर निकाल कर बताओ, तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। आप क्या करते हैं, आप उस 3 के जिस भी रो और जिस भी कॉलम में वो एग्जिस्ट
एग्जिस्ट करता है वो हटाकर बाकी जो आपका बच जाता है मैट्रिक्स, उन एलिमेंट्स का आप डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। बड़ी सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर आपसे मैं 3 का कोफैक्टर पूछता हूँ तो 3 के कोफैक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप कहोगे सर 3 की ये रही रो और ये रहा कॉलम, तो बच जा रहा है -2, बच जा रहा है -2। तो कह रहे हैं कोफैक्टर ऑफ 3 विल बी व्हाट? इट विल बी -2। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। सिमिलरली अगर मैं और आगे प्रोसीड करूं तो क्या मुझे, आई होप 2/2 में ऐसा लिखने या कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ सॉर्टेड सा दिख रहा है। इसका कोफैक्टर ये है, इसका ये, इसका ये, बस एक छोटा सा ऑपरेशन ये कि आपको सिग्नेचर का ध्यान रखना होगा, प्लस माइनस साइन और कंसिडरेशन में लाना होगा। क्योंकि सर अगर बात सिर्फ माइनर की होती तो मैं सीधे सीधे निकाल देता, लेकिन जब बात कोफैक्टर की आती है तो सिग्नेचर का भी ध्यान रखना होता है। आई होप ये बात आपको याद होगी। तो सर अगर कोफैक्टर भी निकाला, मतलब अगर माइनर के आगे एक्सटेंड करके कोफैक्टर ने सिग्नेचर भी कंसिडर करना है, तो आई होप आपको याद होगा ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1 1, और जैसे ये 1 1 है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 + 1 2, 2 यानी इवन और इवन यानी पॉजिटिव। और अगर आप भूलते हो, अगर आपको याद नहीं रहता तो ऑर्डर ऐसे याद रख लो, ये होता है 1 1 यानी प्लस, ये होता है 1 2 यानी ऑड यानी माइनस। क्या बात समझ आ रही? ये होता है आपका 2 1 यानी ऑड यानी हो जाता है नेगेटिव, और ये होता है 2 2 यानी हो जाता है पॉजिटिव। आई होप इस पोजिशनिंग को लेकर कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से अब क्या मैं आपसे पूछता हूँ स्टूडेंट्स, क्या कि सर बताओ कोफैक्टर अगर आपसे पूछा जा रहा है किसका? सर अगर आपसे पूछा जा रहा है कोफैक्टर लेट्स से -10 का, तो आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी बात है सर, -10 का कोफैक्टर 11 हो जाने वाला है, और -10 के लिए जो कोफैक्टर होगा उसके आगे साइन आएगा नेगेटिव। क्या ये सारी बातें आपको लास्ट लेक्चर से याद है स्टूडेंट्स? बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। तो वही जो टर्मिनोलॉजीज पढ़ते चले जा रहे हैं वही एक्सटेंड होती जा रही हैं, और वो हमें कुछ और नई चीज़ें डिस्कवर या एक्सप्लोर करने में हेल्प कर रही हैं। तो ये एक फाउंडेशन, एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो बेस फाउंडेशन किया, फिर उसके ऊपर कुछ और चीज़ें सीखी, फिर उसके ऊपर कुछ और चीज़ें सीखी। तो ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली पता होना ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट चीज़ें फिगर आउट कर पाओगे बहुत ही क्लियर मैनर में। अब अगर बात करें नेक्स्ट, तो 11 का कोफैक्टर आई होप आप बता सकते हो। 11 का अगर कोफैक्टर जानना है तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? सर 11 का जो कोफैक्टर होगा वो क्लियरली होगा -10, लेकिन सर आगे लगेगा नेगेटिव साइन, तो माइनस ऑफ -10। क्या बात समझ आई? तो क्लियरली कितना हो जाने वाला है? सर ये हो जाने वाला है +10। आई होप यहाँ तक बहुत हद तक चीज़ें बहुत सुलझी हुई सी हैं और बहुत सॉर्टेड सी हैं, और इनको लेकर आपको किसी को भी कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं है। बट अबाउट सर -2 का कोफैक्टर क्या होगा? क्या आप देख पा रहे हो सर -2 का कोफैक्टर भी बड़ा सुलझा हुआ है। अगर आपसे पूछते कोई -2 का कोफैक्टर, तो मैं कहूँगा क्या? -2 का कोफैक्टर 3, बट विद साइन पॉजिटिव साइन, तो ये क्या हो जाने वाला है? +3। तो सर चीज़ें कुछ ऐसी हमें दिखाई देंगी। अब क्या, अब मैं एक छोटा सा काम आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इससे अगर मैं इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालूं तो x का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा उसे मैं कहता हूं लेट्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ x, है ना। तो अगर वो मैं निकालता हूँ, बस मैं उसे ऐसे डिनोट कर देना अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो वो क्या हो जाता है सर? अगर आप उसे लिखेंगे तो जैसे 3 का कोफैक्टर क्या था सर? 3 का कोफैक्टर था -2। सर -10 का कोफैक्टर क्या था सर? वो था -11, है ना। सर 11 का कोफैक्टर क्या है सर? दैट्स 10। एंड सिमिलरली क्या आप मुझे बता सकते हो -2 का कोफैक्टर क्या है सर? दैट्स 3। आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत सुलझी हुई थी। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ कि क्या आपने जो कोफैक्टर निकाला है, क्या इसका आप ट्रांसपोज निकाल सकते हो? बेशक आप निकाल सकते हो, और जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे आप एडजॉइंट अचीव कर लेंगे। क्या आप बात समझ पा रहे हो? यानी आपने निकाला कोफैक्टर मैट्रिक्स, और कोफैक्टर मैट्रिक्स कब आप निकालेंगे? ट्रांसपोज। तो जैसे ही आपने इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाला उसका आप ले लीजिए ट्रांसपोज। आई होप आप भूले नहीं हैं व्हाट इज अ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ व्हाट? ऑफ हम किसका ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट्स? हम ढूंढ रहे हैं किसका? हम ढूंढ रहे हैं x का। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ट्रांसपोज तो हमें याद है। ट्रांसपोज क्या होता है स्टूडेंट्स? सर रोज को कॉलम से और कॉलम्स को रोज से इंटरचेंज कर दीजिए। यानी बड़ी साधारण सी बात है, अगर ये लिखा है -2 -11, तो इसे कैसा लिख देंगे स्टूडेंट्स? हम इसे लिख देंगे कॉलम में -2 -11, और यहाँ जो सेकेंड रो है आपकी क्या? 10 3, इसे हम सेकेंड कॉलम बना देंगे, दैट विल बी 10 and 3। आई होप ये सॉर्टेड सी बात आपको समझ आ रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट, दिस इज क्लियरली नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स x। तो ये है आपका मैट्रिक्स x का एडजॉइंट। सर इतना घुमा फिरा के क्यों किया? आप तो सर सीधे सीधे भी लिख ही सकते थे ना। क्या लिख सकते थे? सुनिएगा सर, ये 3 और -2 था आपका। यहाँ पे जो अगर मैं इस मेन डायगोनल लीडिंग डायगोनल की बात करूँ वो था 3 and -2, तो यहाँ पे वो इंटरचेंज हो गए -2 और 3। बहुत बढ़िया। और सर यहाँ पे जो लिखे हुए थे कौन? -10 और 11। ये जो -10 और 11 है ये वहीं रहे, बस इनका सिग्नेचर चेंज हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मेरी बात बड़ी आसान सी स्टूडेंट्स, अगर आप फोकस कर पा रहे हो। जैसे मान लो अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है A,
अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है ए जो कि है एक 2x2 का मैट्रिक्स, है ना, और इस मैट्रिक्स ए में जैसे मुझसे कहा जाता है कि इसके एलिमेंट्स हैं, जैसे एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि पी, क्यू, आर और एस। तो सबसे पहले तो क्या आप मुझे ए का कोफैक्टर बता सकते हो? तो अगर मैं ए का कोफैक्टर पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, तो वो बनने तो वाला वही है स्टूडेंट्स, क्या 2x2, वो बनेगा तो वही 2x2। लेकिन इसमें क्या हो जाने वाला है वो सुनते हैं। सर पहले तो सब इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे पी का कोफैक्टर क्या हो जाएगा सर, मैं पहले माइनर लिख लेता हूँ। सर पी का माइनर कौन होगा, एस, है ना। क्यू का माइनर कौन होगा, आर, है ना। सर आर का माइनर कौन होगा, क्यू, और एस का माइनर कौन होगा, पी। लेकिन सर सिग्नेचर की बात है तो सिग्नेचर क्या आएंगे? तो मेरे ख्याल से बहुत आसान सा टास्क है स्टूडेंट्स, क्या 1 1 1 1 एलिमेंट मतलब 1 + 1 इवन, इवन यानी प्लस, 1 2 यानी नेगेटिव, 2 1 यानी नेगेटिव, और अगेन 2 2 यानी पॉजिटिव। अब क्या सर, आपने जो कोफैक्टर निकाला है इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो जैसे ही आप लेंगे ट्रांसपोज, है ना, अब हम क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं ट्रांसपोज, है ना, ऑफ द कोफैक्टर ऑफ ए, है ना। इसी को आप क्या कहते हैं, जो आपने जो कोफैक्टर लिया था ए का, उसका जो ट्रांसपोज लेते हो आप, उसी को एक और भाषा में, एक और लैंग्वेज में कहते हो स्टूडेंट्स, क्या आप उसे कहते हो एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। तो आप निकाल रहे हो एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कुछ नहीं करना है, जो कोफैक्टर आपका निकला है इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए। तो ट्रांसपोज क्या होगा सर पहली आपकी जो रो है एस और माइनस आर, इससे आप पहला कॉलम बना दीजिए। तो ये क्या हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है एस, और यहाँ आ जाने वाला है माइनस आर। और जो आपकी सेकंड रो है सर, सेकंड रो क्या है, माइनस क्यू और पी। तो आप इसे बना दीजिए सेकंड कॉलम, तो हो जाएगा माइनस क्यू और पी। तो क्या आपको एक बहुत ज़रूरी ऑब्जर्वेशन समझ आ रहा है, एक बहुत ही क्रूशियल सा ऑब्जर्वेशन जो आई होप आप सबने नोटिस किया होगा। क्या, सुनिएगा बहुत ध्यान से सर, अगर एक 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर एक 2x2 मैट्रिक्स दिया है तो उसका एडजॉइंट लिखना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। क्यों नहीं है सर? कि पहली बात तो p और s को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। हमने क्या किया, देखो p को s की जगह और s को p की जगह इंटरचेंज किया। दूसरी चीज़ क्या करनी है सर, q और r को वहीं रहने दीजिए। देखो सर q और r वहीं है, q और r को वहीं रहने दीजिए, बस उनमें क्या कर दीजिए, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या एक सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन आपको समझ आया? यानी कि इतनी पूरी प्रोसेस करने के बजाय सर कहानी बहुत आसान है। जैसे मान लो आपको एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है सर, जैसे मैट्रिक्स है y, और मैट्रिक्स y में कुछ एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स y में कुछ एलिमेंट्स हैं 7 5, है ना, -3 एंड लेट्स से -2। तो क्या करेंगे, अगर आपसे पूछा जा रहा है y का एडजॉइंट, तो मैं तो कहूँगा सर, मैं तो सीधे सीधे लिख सकता हूँ y का एडजॉइंट। आई एम रियली सॉरी, ए नहीं, ये है किसका एडजॉइंट, ये है सर y का एडजॉइंट। तो y का जो एडजॉइंट निकालना है, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, सीधा सीधा थॉट, जल्दी से सोच के बताइए। सर y का जब एडजॉइंट निकालना है ना, तो पहले तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। यानी 7 और -2 को इंटरचेंज किया तो हो जाता है -2, ये हो जाता है 7। और जो आपका सेकेंडरी डायगोनल है, जो आपका सेकंड वाला डायगोनल है, उसके एलिमेंट्स को आप वहीं रखिए, यानी 5 यहीं रखिए, -3 यहीं रखिए, लेकिन उनका नेगेटिव कर दीजिए। -3 का नेगेटिव 3 और 5 का नेगेटिव -5। बस ये जो होगा आपका, ये होगा एक 2x2 आपके डिटर्मिनेंट का, सॉरी 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स का आपका एडजॉइंट। आई होप बड़ी आसान सी प्रोसेस है। पर सर क्या इतना ही आसान 3x3 में? आई थिंक थोड़ा सा ट्रिकी होगा। क्यों? बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर 3x3 आपका डिटर्मिनेंट होता, 3x3 अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, तो उस पर बात करते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, लेट्स से ए, है ना, और ऑफ कोर्स ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और सर अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर चीज़ें कैसे हो रही हैं सर, लिखे हुए एलिमेंट, जैसे लिखा है 1 0 -1, है ना, यहाँ लिखा हुआ है लेट्स से 2 3, जैसे लिखा है 4, है ना, यहाँ पर लिखा है लेट्स से -2, यहाँ लिखा है 3, और यहाँ लिखा है लेट्स से क्लियरली लेट्स से लिखा है -5। ऐसे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। आई होप इन सारी बातों में कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हमको एक एक करके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लेंगे, एक एक करके हमको सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लेंगे। सर पहले एक काम कर लेते हैं, सिग्नेचर से रिलीव हो जाते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं निकालने वाला हूँ क्या स्टूडेंट्स, मैं निकालने वाला हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ y, है ना। तो कोफैक्टर निकालने वाला हूँ किसका मैं, सॉरी y नहीं, अब क्या है a, है ना। तो सर a भी कुछ बनने वाला है, a क्या है, कुछ बनने वाला है। ए एक आपका 3x3 मैट्रिक्स बनेगा। अब प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं करने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट लिखूंगा। कोफैक्टर में हमें सिग्नेचर्स कंसिडर करने होते हैं। सिग्नेचर आपके होते हैं 3x3 में हम क्या करते हैं सर, ये शुरू होता है प्लस माइनस प्लस, क्या आपको याद आ रहा है, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस। आई होप आपको बातें याद आ रही होंगी, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपको। और फिर क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, प्लस माइनस प्लस, क्या सारी बातें आपको याद हैं। आई होप इनमें कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं, अब अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं, तो अभी क्या, अब बहुत ध्यान से सुना
सर अब हमें निकालना है इन सब के माइनर, क्योंकि मैंने सिग्नेचर्स ऑलरेडी कंसीडर कर लिए। मतलब अगर मैं एलिमेंट वाइज बात करूँ तो मैंने सिग्नेचर ऑलरेडी कंसीडर कर लिए। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप ऐसे लिख लो, हम सिग्नेचर बाद में लगा देंगे। हम पहले पूरा माइनर लिख देते हैं और माइनर में सिग्नेचर लगा देंगे तो को फैक्टर बन जाएगा। तो पहले से निकालते हैं माइनर। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ आ रही है और ये बहुत कंफ्यूजिंग सी प्रोसेस आपको नहीं लग रही। सर 1 का जैसे निकालना है माइनर, तो 1 का माइनर क्या होगा? आई होप 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम आप हटाना जानते हैं। तो 1 के लिए मुझे इन चारों से डील करना है। तो -5 × 3 कितना? -15। 4 × 3 12, लेकिन 12 होगा सब्ट्रैक्ट, तो -15 - 12 कितना हो जा रहा है? सर ये हो जा रहा है -27। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं। तो पहले मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स माइनर, है ना, तो ये हो जाता है -27। क्या ये बात आपको समझ आई? आगे क्या स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। सर आगे अगर हम बात करें, मैं इसे फिर से पूरा ब्रैकेट बना देता हूँ, एक थोड़ा बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। -27 के बाद सर 0 का अगर हम माइनर निकालें तो 0 के लिए क्या है? ये कॉलम और ये रो हटा है, तो 2 × -5 कितना? -10। -8, लेकिन ये हो जाएगा +8। -10 + 8 विल गिव यू -2। क्या इसमें कोई डाउट है? आई होप हम माइनर निकाल रहे हैं, अभी हमने को फैक्टर लिखना शुरू नहीं किया है ना। फिर क्या? फिर -1 के लिए कंसिडर किया। -1 के लिए जैसे ही कंसिडर किया तो 3 × 2 6, 3 × 2 6, 6 + 6, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो ये जाने वाला है +12। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे क्या? आगे अब निकालेंगे हम 2 के लिए। तो 2 के लिए जैसे निकालेंगे तो क्या हो जाने वाला है? 0 × -5 0, -3 × -1 दैट्स -3, -3 विल बी +3, तो यह आ जाने वाला है +3। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है? अभी क्या, अगर आप अब देखें तो 3 के लिए क्या करेंगे? सर 3 के लिए इन दोनों का और इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। आई होप अभी अब दिखने लगा है आपको। तो ये हो जाने वाला है -5 और ये हो जाने वाला है +2, लेकिन -5 में से -2 क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो -5 - 2 विल गिव यू -7। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? फिर क्या? सर 4 के लिए निकालना है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा? 3 - 0। आई होप बात समझ आ रही है आपको। तो ये क्या हो जाने वाला है? 3। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर क्या सर? फिर मेरी साधारण सी बात है -2 के लिए, तो 0 -3 दैट्स कितना? +3। आई होप ये बात आपको समझ आई बहुत ईजिली। फिर सर इस 3 के लिए निकालना है। 3 के लिए क्या? 4 -2। क्या आपको बात समझ आई? तो 4 + 2 दैट्स कितना? 6। आई होप ये बात आपको समझ आ रही। सर -5 के लिए क्या? -5 के लिए 3 -0, है ना, तो कितना हो जा रहा है? 3। लेकिन सर ये आपने माइनर निकाला है, आपने को फैक्टर नहीं निकाला है, क्योंकि सर अब इसमें गड़बड़ है, आपने सिग्नेचर्स कंसिडर नहीं किए। तो सिग्नेचर आई होप आपको याद आ रहा होगा कैसे लिखते हैं? प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। तो इस तरीके से हमें चीज़ें नज़र आएंगी। आई होप ये बातें आपको आसानी से समझ आ रही हैं। लेकिन सर ये तो को फैक्टर है, ये तो को फैक्टर है, आपको क्या निकालना है? इसका ट्रांसपोज। तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, जैसे ही आपका ट्रांसपोज निकालेंगे, जो कि आप क्या कहते हो? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा स्टूडेंट्स? एडजॉइंट ऑफ ए होगा ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ ए। क्या बात आपको समझ आ रही है? और इसको निकालना मेरे ख्याल से आपके लिए अब आसान है, क्योंकि सर करना क्या है? बस रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो पहली रो क्या है? -27 2 और फिर क्या स्टूडेंट्स? 12। सेकेंड रो क्या है स्टूडेंट्स? -3 -7 और क्या? -3। फिर थर्ड रो क्या है स्टूडेंट्स? 3 -6 एंड ऑफ कोर्स कितना? +3। तो ये जो आपका निकल कर आया है, ये जो आपका निकल कर आया है, दिस इज कॉल्ड दी एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पर कोई ट्रिक या कोई टेक्निक ऐसा कोई स्टैंडर्ड तरीका काम नहीं करता है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा ऐसे ही सोचनी पड़ती हैं, यहाँ पर वैसे वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली सोचना पड़ेगा। पहले आप प्रॉपर्ली मेरे ख्याल से माइनर निकालो, फिर सारे सिग्नेचर लगा दो तो को फैक्टर बन जाएगा, और फिर उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। मतलब माइनर के बाद को फैक्टर आ रहा है, पर आई होप आप बात समझ पा रहे हो। डायरेक्टली को फैक्टर भी निकाल सकते हो, कोई ऐसा परेशानी नहीं है। बट इन केस आप कोई गलती कर दो, मिस कर दो, तो डायरेक्ट को फैक्टर ही निकालो। बट अगर आप याद रख पाओगे तो पहले माइनर, फिर सिग्नेचर और फिर आप ट्रांसपोज। तो मेरे ख्याल से ये और आसान और सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो एडजॉइंट की प्रोसेस क्या है? अगर मैं एडजॉइंट की परिभाषा को आपको समझाना चाहूँ तो मेरे ख्याल से आपको क्या मिलेगा? अगर मैं बॉइल डाउन करूँ सिंपल सा फैक्ट, तो आपको हमेशा पहले तो क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स। आपको पहले क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स, है ना। उस गिवन मैट्रिक्स से आप क्या करोगे? सर उस गिवन मैट्रिक्स से हम उसका क्या निकालेंगे? उस गिवन मैट्रिक्स से हम उसका निकालेंगे माइनर, मेरे ख्याल से। और अगर आप माइनर को नहीं समझ पा रहे हो तो आप तो निकाल लेना उसका क्या? सर हम तो निकालेंगे उसका को फैक्टर। और जैसे ही उसका आप को फैक्टर निकाल लें तो उस को फैक्टर वाले मैट्रिक्स का आप क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज। और ये जो आपने ट्रांसपोज निकाला है, यही क्या होगा स्टूडेंट्स? यही आपका उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा। तो आप समझ पा रहे हो एडजॉइंट की परिभाषा क्या होगी? आप एडजॉइंट को क्या कहोगे? दैट एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द को फैक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्या आप लाइन समझ पाए? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लेते हैं, जो टेक्निकल डेफिनेशन हमें दी गई है उससे समझ लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम चीज़ें समझने चाहें तो क्या लिखा हुआ है? सर ए एक मैट्रिक्स है,
n ऑर्डर n यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो पहली बात तो क्या हमें क्या करना है, हमें निकालना है कोफैक्टर, और कोफैक्टर रियली सॉरी जो एडजॉइंट आपको निकालना है वो क्या है, ट्रांसपोज है। किसका ट्रांसपोज, उसके कोफैक्टर का। आई होप आपको बात समझ आ रही है और यहाँ तक आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, Cij डिनोट्स दी कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट Aij, और Aij मतलब क्या, डिटर्मिनेंट A, यानी अगर वो 3/3 या 3/3 से ज़्यादा हो। वैसे आपके सिलेबस में 2/2 3/3 तक ही चीज़ें लिमिटेड हैं, तो इस तरीके से आप 2/2 या 3/3 का एडजॉइंट निकालेंगे। आई होप आपको प्रोसेस याद आ रही है। यहाँ पे उन्होंने डिटर्मिनेंट वाली स्टेप लिख दी है, तो वो कोफैक्टर वाली प्रोसेस को ही वो डिटर्मिनेंट कह रहा है, और इस तरीके से आप चीज़ें निकालेंगे। और जब भी आप एडजॉइंट निकालेंगे तो उसको आप कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट A। जिस भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है आप उसको ऐसे लिख देंगे। क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक बहुत ही सिस्टमैटिकली पूरा प्रोसेस क्लियर है। और अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो आगे समझते हैं आगे क्या आपके लिए चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आप सीधा एक क्वेश्चन दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्या ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है? हमने क्या सीखा कि सर अगर मुझे कभी भी एक 2/2 अगर एक 2/2 डिटर्मिनेंट दिखता है तो क्या करेंगे, इस पर बात करते हैं। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप देखें, समझें और ध्यान से खुद से ट्राई करें, फिर हम इससे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप आसानी से सोच पा रहे हो क्या करना है। बड़ी साधारण सी प्रोसेस में आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखो 2/2 का मैट्रिक्स है ना, कैसे निकालते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है सर, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। मतलब आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना, तो पूरी लंबी प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, इन दोनों को मेन जो डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल है, उसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, और जैसे ही उनको इंटरचेंज किया तो क्या बन जाने वाला है सर, डेल्टा और अल्फा चेंज हो जाएंगे। तो अल्फा की जगह डेल्टा आ जाएगा और डेल्टा की जगह अल्फा। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब जो आपका सेकेंडरी डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है, यहाँ के एलिमेंट्स वहीं रहेंगे, यानी सर क्या गामा ही रहेगा और बीटा ही रहेगा। बस एक छोटा सा काम, क्या गामा और बीटा के आगे आप क्या साइन लगा देंगे, आप इनके आगे लगा देंगे नेगेटिव साइन। सर इतना आसान है, यकीन करिए इतना आसान है। अगर आपका कैसा मैट्रिक्स है, अगर आपका 2/2 मैट्रिक्स है तो 2/2 मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट निकालना एडजॉइंट निकालना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऐसा नहीं है कि पहले आप उसका कोफैक्टर निकालो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो फिर कहो कि देखो एडजॉइंट आया। ये आप सीधे सीधे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वही प्रोसेस है डायरेक्ट। आई होप ये आपको याद रहेगी, ऑफ कोर्स याद रहेगी। और इसी के साथ अब हम समझते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। तो इन्वर्स क्या होता है, पहले वो एज अ कंसेप्ट हम समझते हैं कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स होने का मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले तो हम डिनोट करते हैं उसको ए इन्वर्स से, है ना, ए इन्वर्स से। और अगेन ए इन्वर्स का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि आप उसे कह दो 1/a, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। इसका क्या मतलब है सर उस केस में, इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, इस केस में मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि अगर a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, जैसे हमारे सिंपल से रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे कि 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें या x को 1/x से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है 1। मैट्रिक्स के केस में अगर a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, हमें सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए। तो अगर किसी मैट्रिक्स के लिए अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हर बार इन्वर्स एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं होगा, इस बारे में बात करेंगे क्यों ऐसा है सर। लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो इस तरीके से होता है कि सर अगर उस मैट्रिक्स में उसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या होगा, आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे मान लो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, अगर आपके पास मान लो एक मैट्रिक्स है, जैसे मैट्रिक्स है ना, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ एंट्रीज होगी, वी डोंट केयर। बट अगर इस मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और कोइंसिडेंटली फॉर्चुनेटली अगर वो जो मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ऐसा आ गया, मतलब 2/2 मैट्रिक्स, तो यहाँ भी 4 एंट्रीज हैं, यहाँ भी 4 एंट्रीज हैं, और जो प्रोडक्ट किया उसकी वजह से हमें जो मिल गया वो हमें मिल गया यूनिट मैट्रिक्स। अगर हमें मिल जाता है यूनिट मैट्रिक्स, या जिसे आप कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के लिए इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स होने का मतलब है सर कि अगर इसमें इसको मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल रहा है, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। मतलब अगर ये मैट्रिक्स था x और अगर ये मैट्रिक्स है x का इन्वर्स, तो आप इसे कह देते हो x इन्वर्स। या फिर अगर आपको ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है, लेट्स से कह देते हैं इसे थोड़ी देर के लिए y, और इनके प्रोडक्ट्स के क्या मिला i। मतलब सर अगर आप x और y को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके प्रोडक्ट से अगर आपको मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप कहते हो कि क्या सर, कि y जो है, y इज द इन्वर्स ऑफ x। अच्छा, मैं एक और बात आपको समझाता हूँ, क्योंकि सर y मल्टीप्लाई किया x में तो क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप कह रहे हो y जो है वो इन्वर्स है x का, तो क्या उल्टा भी ट्रू होगा? बिल्कुल उल्टा ट्रू होगा। उल्टा मतलब ये बात भी ट्रू होगी कि आप एक और बात कंक्लूड कर सकते हो कि जो x है, x इज द इन्वर्स ऑफ y। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। मतलब ऑफ कोर्स ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। मतलब अगर y x का इन्वर्स है तो x y का इन्वर्स होता है।
इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर x को y में मल्टीप्लाई करके i मिला तो ऑफ कोर्स आपको y में x मल्टीप्लाई करके भी i मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स हमेशा यूनिकली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि x को y में मल्टीप्लाई करके i मिला तो क्या y की जगह सर कोई और मैट्रिक्स भी हो सकता है, लेट्स से z, जिसमें भी इसको मल्टीप्लाई करके i मिल सकता है? नहीं। मैं मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा ऐसे कि ऐसा क्यों नहीं होता है, बट याद रखना कि इनवर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। जैसे मैं अगर मैथमेटिकली आपको फिलहाल थोड़ा सा लेमेंट में समझाऊं तो प्लीज़ बात को समझना। जैसे कि 2 में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या मल्टीप्लाई करते हो? 1/2, तो क्या मिलता है? 1। तो 1/2 यूनिक होता है, 1/2 के अलावा और कुछ नहीं होता है, मतलब 1/2 ही होता है। ऐसा नहीं है कि 1/2 के अलावा और भी कोई नंबर होगा जिसको 2 में मल्टीप्लाई करें तो 1 मिल जाएगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? ऐसी ही यूनिकनेस मैट्रिक्स के भी इन्वर्स में एग्जिस्ट करती है। और दूसरी ज़रूरी बात ये कि अगर 2 का इन्वर्स 1/2 है तो सर 1/2 का इन्वर्स क्या होगा? अभी मैं नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ ना, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 1/1/2, यानी वो क्या हो जाएगा? 2। तो आप बात समझ पा रहे हो? जैसे 2 के लिए इन्वर्स है 1/2, ऐसे ही 1/2 के लिए इन्वर्स है 2। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं और इनके अलावा कोई और इन्वर्स नहीं होता है। मतलब अगर इन्वर्स होता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होता है। यूनिक होना मतलब 2 का इन्वर्स एक ही होगा 1/2 और वो 1, मतलब एक नॉर्मल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ अभी। और 1/2 का अगर इन्वर्स होगा तो एक ही होगा 2, और वो हमेशा यही सेम बात आपके किस में रिफ्लेक्ट होती है? यही सेम थॉट वहाँ भी रिफ्लेक्ट होता है। कहाँ? यहाँ मतलब आपके इन मैट्रिसेस में, कि अगर सर एक मैट्रिक्स है x और अगर उसका कोई इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स का मतलब कि उसमें उसको प्रोडक्ट ले मल्टीप्लाई करें, है ना, तो आपको वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। तो ऑफ कोर्स सर ये जो मैट्रिक्स है, जो आपका इन्वर्स मैट्रिक्स है, जो कि इसका इन्वर्स है, ये हमेशा यूनिक होता है। मतलब इसके अलावा कोई और कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा जो कि भी इससे मल्टीप्लाई होकर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा होगा। अगर एक्स वाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो फिर एक्स जेड आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, यकीन करिए। और अगर हुआ तो जेड और वाई सेम होंगे। दूसरी ज़रूरी बात कि अगर एक्स वाई का इन्वर्स है तो वाई भी एक्स का इन्वर्स है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। यानी एक्स वाई कर दो मल्टीप्लाई या वाई एक्स कर दो, आपको इन ईदर केस आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स ही एज अ प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्या थोड़ी बहुत डेफिनेशन इन्वर्स की आपको क्लियर हो रही है? सर क्लियर तो हो रही, बट कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इस बारे में बातें करते हैं अभी। इस बारे में बातें बहुत डिटेल में करते हैं, पर पहले समझते हैं कि इन्वर्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी और इन्वर्स को थोड़ा वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन्वर्स के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो क्या लेट ए बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए आपका क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। फिर वो क्या कह रहे हैं? अ मैट्रिक्स बी इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट ऐसा कोई मैट्रिक्स करता है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी कंडीशन है स्टूडेंट्स, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। मैं इस बारे में बात करूंगा कि हर बार ऐसा क्यों नहीं होता है कि सभी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। ऐसा क्यों नहीं होता है इस बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल इस बात को समझिए। तो अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा एग्जिस्ट करता है ए के लिए बी इस तरीके से कि सर ए बी या बी ए, जब आपने प्रोडक्ट लिया तो उससे आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, तो आप कहते हो कि जो बी मैट्रिक्स है वो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ए मैट्रिक्स का इन्वर्स। क्या थोड़ी बहुत बातें समझ आ रही हैं स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान सुनिएगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू पोजेस द इन्वर्स इज दैट कि सर जो ए का डिटर्मिनेंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बस सिंपल सी सॉर्टेड सी कंडीशन यही है स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स एग्जिस्ट करना कहते हो, अगर आप कहते हो कि x का इन्वर्स जो है वो y, क्योंकि x और y का प्रोडक्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर आप कहते हो कि सर y का जो इन्वर्स है वो है x, यानी आप यहाँ पे लिखते हो कि a का इन्वर्स है a इन्वर्स, मतलब उसे आप ऐसे डिनोट कर देते हो। तो सबसे ज़रूरी कंडीशन ये है कि अगर आपने कहा कि x का इन्वर्स y है, सर x का इन्वर्स y है, आप कहते हो कि सर x का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो कौन है? y। तो ये तब ही एग्जिस्ट करेगा जब आप x का मॉड निकालें, और वो क्या हो? मॉड मतलब मॉड नहीं, x का जब आप डिटर्मिनेंट निकालें, तो वो क्या हो? वो 0 नहीं हो। मतलब जैसे ही किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हुआ, आप बिना किसी हेजिटेशन के कह देना कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बात करेंगे, पर पहले इस बात को ध्यान से सुनिएगा। किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो सबसे ज़रूरी, इकलौती, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो ये कि अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ इस शर्त पे करेगा कि उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, और जैसे ही उसका डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो आप कह देंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। पहली बात, आई होप ये बात आपको याद रहेगी। अब दूसरी बात क्या, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। If A be an invertible matrix, now what do you mean by invertible? Invertible मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जिसका इन्वर्स कैन बी फिगर्ड आउट, एक ऐसा मैट्रिक्स whose inverse exist,
आई होप आप बात याद रखेंगे। सो अगर सर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, अगर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए का जो इन्वर्स होता है, ए का जो इन्वर्स होता है दैट इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए को आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए को आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, यू विल गेट दी ए इनवर्स, जिसे आप इस तरीके से डिनोट करते हो। मैंने काफ़ी सारी बातें कही, बहुत ज़रूरी सी बातें कही, इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली सबसे ज़रूरी बात क्या कि सर अगर ए एक मैट्रिक्स है और अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आप कहते हो ए इन्वर्स। और इन्वर्स की परिभाषा क्या है? अगर ए में ए का इन्वर्स आप मल्टीप्लाई करोगे या ए इन्वर्स में आप ए मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा मतलब ए में ए इन्वर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन कर दो या ए में ए इन्वर्स का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो, उल्टा बोल दिया। यहाँ पे ए में ए इन्वर्स का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर ए में ए इन्वर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों ही केस में अगर ए इन्वर्स ए का इन्वर्स है एंड ए इन्वर्स का इन्वर्स कौन होगा? ए। ये भी बात याद रखिएगा। तो हमेशा ये आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, पहली बात। दूसरी बात क्या? दूसरी ज़रूरी बात ये, बहुत ज़रूरी बात, कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट ही तब करेगा कब? जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो ज़ीरो ना हो। द ओनली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, बस अगर ये है तो ए इन्वर्स है, तो इन्वर्स है। अगर ये नहीं है, जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होता है ए इन्वर्स नहीं होगा, बेहिचक कह दीजिएगा। तीसरी बात, सर ए इन्वर्स निकालेंगे कैसे? तो हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, एंड ऑफ कोर्स ऑलवेज रिमेंबर, ए क्या होना चाहिए? ए नीड्स टू बी व्हाट? इट नीड्स टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमेशा क्या होंगे? अब हम स्पेसिफिकली इसी कॉन्टेक्स्ट में मेजरली बात करेंगे कि हमारे पास कौन से तरह के मैट्रिक्सेस हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सर ए जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर इसका मैं इन्वर्स निकालना चाहता हूँ, बशर्ते उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं है, तो उस केस में आप कहोगे कि सर पहले तो आप निकाल लो एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि मेरे ख्याल से अब आपको आता है, हमने अभी जस्ट सीखा, और उसे आप किससे डिवाइड कर देंगे? उससे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। सर डिवाइड करना तो हमने सीखा ही नहीं है, आप डिवाइड नहीं कर रहे हो स्टूडेंट्स, आप एक्चुअली इसे क्या लिख रहे हो? सर एक मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए, उसमें किसी एक स्केलर क्वांटिटी से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, और वो स्केलर क्वांटिटी इस बार क्या है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एक स्केलर क्वांटिटी कुछ भी हो, तो उससे किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना मतलब मैट्रिक्स की हर एंट्री को, हर एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये तो हमें आता है। तो वही तो स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करना हुआ, यानी उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, कोई डाउट मेरे ख्याल से यहाँ तक नहीं। तो ये निकालने की प्रोसेस आई होप अगर क्लियर हुई है तो कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे अगर सर यहाँ पे हमें निकालने को पूछा होता कि एक हमारे पास लेट्स से सर एक रैंडम सा मैं कोई सिंपल सा एग्जांपल या सिनेरियो ले लेता हूँ। बाय द वे उस सिनेरियो लेने से पहले बस मैं ये प्रूफ देना चाह रहा हूँ आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होता है, यूनिक होने का मतलब ही यही है स्टूडेंट्स कि अगर कभी भी आपसे कोई कहता है कि ए का इन्वर्स बी है, अगर ए का इन्वर्स बी है ना, और गलती से कोई आपसे कह दे कि सर ए का इन्वर्स सी है, ए का इन्वर्स सी है, तो आप बिना हिचके सोचे समझे आप कहना कि सर ए के दो इन्वर्स नहीं हो सकते, ए का एक ही इन्वर्स होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ तभी होगा जब बी और सी इक्वल हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसको थोड़ा समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बात है स्टूडेंट, समझिएगा। मैं कह रहा हूँ कि सर मान लो अगर ए एक मैट्रिक्स है ना, और ये ऑफ कोर्स क्या ज़रूरी है कि सर ये कैसा मैट्रिक्स हो? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और मान लेते हैं ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्या आपको याद है ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या है? द ओनली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्या प्रूव क्या करना है कि सर ए का जो इन्वर्स है वो यूनिक होता है। अच्छा मान लेते हैं कि ए के दो इन्वर्स हैं। ए के दो इन्वर्स कौन कौन है? सर ए का एक इन्वर्स है बी और ए का एक इन्वर्स है सी। हमने मान लिया, हम कॉन्ट्राडिक्शन में प्रूव कर रहे हैं, हमने मान लिया कि आप जो कह रहे हो सर वो गलत है, तो हम तो मान लेते हैं कि ए के दो इन्वर्स हैं बी और सी। तो क्या सर? तो ये कि हम जानते हैं ए बी और बी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? ए बी और बी ये क्या होंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रूव करता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहली बात तो क्या कि सर आप कह रहे हो क्या कि ए बी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, बड़ी सिंपल सी बात। और दूसरी बात क्या आपने कहा कि ए सी जो है वो भी क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आपने बोला सर, आपने बोला कि जो बी और सी हैं दे आर द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। तो सर अगर बी और सी जो है वो अगर मैट्रिक्स ए के इनवर्स हैं तो ए इंटू बी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और ए इंटू सी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर सर ए बी और ए सी दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं तो ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, मतलब ए बी भी आई है और ए सी भी आई है, तो कहना है राइट ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब मैं दोनों तरफ मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ए के इनवर्स से
प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। आई होप आपको बात समझ आ रही है। प्री मल्टीप्लिकेशन यानी आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में आप थोड़ा केयरफुली करते हैं। केयरफुली मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड से किया तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड से, अगर राइट हैंड साइड से किया तो दोनों में राइट हैंड साइड से। तो अगर मैं प्री मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मतलब ए इनवर्स का लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों के मैं प्री मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए इनवर्स ऑफ ए ऑफ बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए ऑफ सी। क्या आपको बात समझ आ रही है? और हम जानते हैं सर कि अगर ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी, और यहाँ पर भी ए इनवर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सी। और क्या आपको ये प्रक्रिया या प्रोसेस याद है, हमने बहुत डिटेल में सीखी है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो वापस ओरिजिनल स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपको दे दे। इट्स लाइक 1 मतलब 3 × 1 3 ऐसा है ना। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो वही बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वही बन जाता है। यानी सर इवेंचुअली आप कंक्लूड कर रहे हो कि बी और सी इक्वल होते हैं, यस। तो अगर आपने मान भी लिया था कि बी और सी दो अलग मैट्रिसेस हैं जो कि ए के इन्वर्स हैं, तो ये अनडाउटेडली आपको कंक्लूड करके देंगे कि बी और सी सेम ही होंगे। अगर मैं यहाँ से समझाना चाहूँ आपको, तो आई होप आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि सर ऑफ कोर्स अगर बी जो है वो ए का, अगर जो बी है वो ए का अगर इन्वर्स है तो ए बी या बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और आप कहना चाह रहे थे कि सर सी बी जो है वो भी ए का इन्वर्स ही है, तो आप कहोगे कि सर हाँ जो ए सी या सी ए होगा वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, बड़ी आसान सी बात आपसे कहना चाह रहे हैं कि ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। मैं बड़ी सिंपल सी बात आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि हम जानते हैं जो ए सी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो क्या मैं आई को ए सी से रिप्लेस कर सकता हूँ? बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। हम बी को क्या लिख सकते हैं, इनके प्रूफ को सुनिएगा। इनने जो तरीके से प्रूफ किया मैं वो समझा देता हूँ। जैसे आपके पास जो बी लिखा हुआ है, जो आपके पास बी लिखा हुआ है, आई होप मैं बी मैट्रिक्स को बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट है। और उन्होंने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको ए सी से रिप्लेस किया। तो यहाँ पर ये जो बी है, बी इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, ये तो बी है ही, और इस आई को मैं किससे रिप्लेस कर लेता हूँ, ए सी से। क्योंकि a इंटू सी क्या है, a इंटू सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि c जो है वो a का इन्वर्स है हमारे अकॉर्डिंग। अब वो क्या कर रहे हैं वो सुनिएगा ध्यान से। अब उन्होंने ba को अलग ले लिया, हम उन्होंने क्या किया, ba को अलग ले लिया। आई होप हम कर सकते हैं, इसमें कम्यूटेटिव पॉसिबल है, मतलब आप पहले a और c को कर दें फिर b से मल्टीप्लाई करें, या पहले b और a को मल्टीप्लाई कर दें फिर c से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने क्या कहा, लेफ्ट हैंड साइड पर तो b है, लेकिन इधर मैं पहले b और a को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर मैं c से मल्टीप्लाई करूँगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अब सर अगर b और a को मल्टीप्लाई करा तो क्या मिलेगा, आप याद कर पा रहे हो सर? जैसे b और a को मल्टीप्लाई करा तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सर b और a को अगर मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो b क्या मिल रहा है सर, b मिल रहा है i इंटू सी। क्या है बात आपको समझ आ रही है? और सर जैसे b i इंटू सी मिल रहा है, मतलब b क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से c को मल्टीप्लाई करें तो c ही मिल जाने वाला है। मतलब कंक्लूजन यही है कि b जो है वो c के इक्वल है। इतनी बातें याद रखने के बजाय मेरा जो कंसर्न है वो आप याद रखें कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी बात, दैट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक, इज ऑलवेज यूनिक। आई होप ये बात आप याद रखेंगे, इसे नहीं भूलेंगे, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स अब हम शिफ्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, कुछ ज़रूरी प्रॉपर्टीज़, कुछ बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टीज़, और इन्हें बहुत अच्छे से समझिएगा। ज़रूरी मतलब याद करिए, कुछ हद तक तो ये ट्रांसपोज जैसी ही दिखती हैं, पर हर बार ट्रांसपोज जैसी हो ऐसा ज़रूरी नहीं, बट कुछ हद तक तो ऑफ कोर्स ये ट्रांसपोज जैसी ही दिखती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो पहली प्रॉपर्टी ये निकल कर आती है कि सर अगर दो मैट्राइसिस का मल्टीप्लिकेशन करना है, याद है आपको ट्रांसपोज में हम क्या करते थे कि दो मैट्राइसिस का मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर उनका ट्रांसपोज लेना है, तो आप क्या करते थे सर, इनका ऑर्डर चेंज कर देते थे। मतलब अगर ए बी है सिस्टम का ऑर्डर, तो पहले आप बी का ट्रांसपोज ले लीजिए, फिर आप ए का ट्रांसपोज ले लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आपको ये बात याद आ रही है? द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर इनवर्स एज वेल। इनवर्स का मतलब है कि सर ए और बी और सी, जैसे अगर मान लो तीन मैट्राइसेस भी आपको दे दी है, जैसे आपको दे दिए तीन ए बी और सी, और आपसे कहा कि इनके प्रोडक्ट का इन्वर्स निकालो, तो आपको अगर पता है तीनों के इन्वर्स तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर ठीक है पहले आप सी का इन्वर्स ले लो, बस स्ट्रिंग का ऑर्डर इन्वर्स हो जाएगा, पहले सी का, फिर आप क्या लेंगे, फिर आप बी का इन्वर्स लेंगे, और फिर आप किसका इन्वर्स लेंगे, ए का इन्वर्स। बस जैसे ही आप ये करेंगे आपका ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी आई होप डायरेक्टली याद रहेगी। इसके अलावा सर ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स याद रखिएगा स्टूडेंट्स,
अगर मुझसे कोई कहे कि सर एक मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स लेकर इसका ट्रांसपोज लेना है, तो अगेन जैसा कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज में होता था वैसे ही इंटरचेंजेबल ये यहाँ पर है। बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टीज पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब इतनी सटली यूज़ हो रही होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये प्रॉपर्टीज बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई सारे क्वेश्चंस में यूज़ हो रही होती हैं। जैसे कि अगर कोई कहे कि ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज, बट हमारे क्वेश्चन की नीड है, हमें सॉल्व करते वक्त ज़रूरत फील हो रहा है कि नहीं सर इन्वर्स बाद में निकाल लो, पहले ट्रांसपोज ले लो, तो हम ऐसा करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम पहले एक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे और फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे। और ये कई बार आपको फील होगी ये नीड क्वेश्चंस करने के दौरान, उस पर हम बात करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। बट ये बहुत क्रूशियल, बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पे हम कई बार यूज़ करेंगे, तो इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और सेम बात जो ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट को लेकर ट्रू है, वही ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट को लेकर भी ट्रू है। आई होप ये थीटा आपको याद है, आप भूले नहीं हो। थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। यानी कभी भी आपसे कोई कहे, कभी भी क्या कहे स्टूडेंट्स कि सर अगर एक्स एक मैट्रिक्स है, लेट्स से एक्स एक सर मैट्रिक्स है, हम इसके कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का इन्वर्स लेना चाहते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेट तो मेरे ख्याल से नहीं कर दिया, आई होप ये बातें समझ आ रही। तो बेशक आप क्या कर सकते हैं, सर आप चाहें तो पहले उसका इन्वर्स ले लीजिए और फिर उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लीजिए। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू कि ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट आर इंटरचेंजेबल। मतलब अगर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लेना है, ये एक ही बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आई होप ये तीनों प्रॉपर्टीज़ याद रहेंगी, और ये बहुत क्रूशियल सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कई बार हम यूज़ करेंगे हमारे क्वेश्चंस के दौरान। तो इन्हें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस पर कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर इन्वर्स कैसे निकालेंगे। बट ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक सॉर्टेड सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ताकि आपको समझा पाऊँ कि देखो इन्वर्स बहुत डिफिकल्ट या बहुत टफ या बहुत चैलेंजिंग कंसेप्ट नहीं है। जैसे मान लो अगर हमने लिया एक मैट्रिक्स एक्स, लिया एक्स और एक मैट्रिक्स है, लेट्स से मैट्रिक्स है 1 -2 है ना, 3 और लेट्स से लिखा है 0। घबराने की जरूरत नहीं, 0 की जगह अगर आपको लग रहा है तो लेट्स से आप ले लो कुछ भी, जैसे यहाँ लिखा है -1 है ना, ये एक मैट्रिक्स है। अभी बड़ी सिंपल सी बात, सर हमें चाहिए क्या, इसका इन्वर्स। तो एक्स का इन्वर्स क्या होगा सर, ये होगा एक्स का इन्वर्स। बट ये क्या होगा सर, हम जानते हैं एक्स का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। क्या बात आपको याद है? अगर सर ये बात आपको याद है तो सारी बातें छोड़िए, आप तो पहले निकालिए कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा याद रखना, आप डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकाल लेना फटाफट। और आई थिंक 2/2 में तो बहुत टफ टास्क है ही नहीं। डिटर्मिनेंट क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन सीखा सर, 2/2 में तो कुछ नहीं करना है, डायगोनल और ऐसे कर लेना है। तो 1 × -1 3 × -2 -6 -1 -6 यानी -1 + 6 6 - 1 कितना हो जाता है 5। तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ 5 एक्स जो आ रहा है वो 5 आ रहा है और वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दिस मीन्स दैट दिस कंक्लूड्स दैट एक्स इन्वर्स एग्जिस्ट। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या, अब बड़ी सिंपल सी बात, अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा। और जैसे ही 2/2 दिखता है सर, ज़्यादा सोचने घबराने की जरूरत नहीं है, एडजॉइंट यहाँ पे तो निकालना आसान है। क्यों आसान है सर? क्योंकि अगर आपसे पूछा जा रहा है इसका एडजॉइंट, तो आप क्या करेंगे सर, जो मेन डायगोनल है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके एलिमेंट्स इंटरचेंज करती है, 1 को -1 से, -1 को 1 से। तो अगर यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ क्या लिख देंगे -1, और यहाँ लिखा है -1 तो यहाँ क्या लिख देंगे 1। क्या ये बात आपको समझ आई? और सर जो आपका दूसरा वाला डायगोनल है, जो ये सेकेंडरी डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स वहीं रखेंगे, -2 वहीं, 3 वहीं, लेकिन उनके साइंस इंटरचेंज कर देंगे। तो 3 का साइन क्या हो जाएगा -3 और -2 का साइन -2 दैट्स +2। आई होप एडजॉइंट निकालना आप बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। सर ठीक है, सारी बातें समझ आई, आई एम रियली सॉरी, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे ए को ए नहीं लिखना है, वो एक्स है ना। तो एडजॉइंट ऑफ क्या निकाला है आपने, एक्स। ठीक है सर, अब तक सब कुछ ठीक है। क्या आप एक्स इन्वर्स निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे निकालेंगे सोच के बताइए। सर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्स इन्वर्स, जिसे आप कहते हो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स से आप एडजॉइंट ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स है 5, यानी 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1/5 से इसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। क्या बात आपको समझ आ रही है? तो जैसे ही आप 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाने वाला है, तो हो जाने वाला है -1/5, ये कितना हो जाने वाला है 2/5, ये कितना हो जाने वाला है -3/5, और ये कितना हो जाने वाला है 1/5। और मैं आपको डंके की चोट पर यह बात कहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, कि जैसे ही अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, जैसे ही आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, आपका 1 0 0 1 आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अब बेशक होके करिए, इवन आप तो पता है काम करिए, आप एडजॉइंट ऑफ एक्स से ही इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए। हमने क्या किया, पहले 5 से ऑलरेडी डिवाइड कर दिया, अब 1/5 अलग रखो, आप एडजॉइंट ऑफ एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा उसको 5 से डिवाइड करना, आपका आंसर होगा 1 0 0 1।
क्या आप बात समझ पा रहे हो? और ये होना तय है क्योंकि ये जो है, ये जो आपका मैट्रिक्स है ये इसका आपका इन्वर्स है। अच्छा, पहली बात, अगर ये जो है ये इसका इन्वर्स है तो ध्यान से सुनना, ये जो है ये इसका इन्वर्स है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बहुत साधारण सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे कोई कहता है कि सर A इंटू बी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो सर कि जो B है, आप कहते हो B इज द इनवर्स ऑफ A। ऑफ कोर्स आप कह सकते हो, लेकिन आप ये भी कह सकते हो क्या कि A इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ B। क्या आप बात समझ पाए? यानी बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको अगर मैथमेटिकली समझाना चाहूँ तो आप कह रहे हो सर कि B जो है वो A का इन्वर्स है, मतलब A का इन्वर्स क्या है? B। तो ऑफ कोर्स आप ये भी कह सकते हो कि जो A है, A जो है वो B का इन्वर्स है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? और ये हमेशा यूनिक होते हैं, A का एक ही इन्वर्स होगा कौन? B, और B का एक ही इन्वर्स होगा कौन? A। और इसीलिए तो आप लिखते हो क्या, अगर A B I है तो आप ये भी लिखते हो क्या, B A। क्या इसमें कोई डाउट है? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर मैं पूछूं आपसे एक और प्रॉपर्टी सीधे तौर पर कि अगर मैंने आपसे पूछा होता सर व्हाट विल बी A इन्वर्स का इन्वर्स, तो आप क्या कहोगे? तो बड़ी साधारण सी बात है, A का इन्वर्स क्या है? सर A का इन्वर्स कौन है? सर A का इन्वर्स कौन है? B। तो आप क्या निकाल रहे हो? A इन्वर्स को B से रिप्लेस किया तो आप निकाल रहे हो B का इन्वर्स। और सर B का इन्वर्स कौन है? सर B का इन्वर्स है A। तो ये शायद अगर आप याद कर पाओ तो वैसे ही प्रॉपर्टी जैसा ट्रांसपोज। याद करो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको याद दिलाऊं तो छोटी सी प्रॉपर्टी क्या है? वो छोटी सी प्रॉपर्टी ये थी कि सर अगर आपसे कोई पूछता है A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो आप कहते थे सर इस ट्रांसपोज में रोज कॉलम से इंटरचेंज होगी, उसमें वापस वही रो और कॉलम वही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हुआ करता था। उसी तरीके से आपसे अगर कोई पूछता है A के इन्वर्स का इन्वर्स, तो आप ऐसा मत कहना A की पावर +1 कि -1 से -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैट्रिक्स है, ये एल्जेब्रा वैसा वाला नहीं है, है ना। तो यहाँ पर इन्वर्स के इन्वर्स से इम्पैक्ट नलीफाई हो जाएगा और आपके पास वापस क्या बचेगा? A। आई होप ये बहुत सिंपल सी सॉर्टेड सी सुलझी हुई सी बातें जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही। और अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर और यहाँ इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालते हैं। सर 3x3 में प्रोसेस ऑफ कोर्स थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले सारी बातें छोड़ के आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। तो प्रोसेस सीधी है, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर से हम एडजॉइंट पर जाएंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेके, और उस एडजॉइंट को इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? इसका इन्वर्स। इन्वर्स मतलब अगर इस मैट्रिक्स में वो इन्वर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर सारी कहानी क्लियर है तो इसे एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए और मुझे आंसर बताइए स्टूडेंट्स। आई होप अब आप इन्वर्स निकालना जानते हैं और मेरे ख्याल से कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका इन्वर्स निकाला है और कमेंट में लिखा होगा। मेरे ख्याल से इसको लिखने में प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी, पर आप लिख सकते हो, है ना। अगर इसका आंसर आपने लिखा तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या करेंगे। बहुत ध्यान सुनिएगा। मतलब देयर वाज अ जोक कि एक बार एक एरोप्लेन में एक मैन, मतलब बेसिकली मतलब ही वाज अटैक्ड, मतलब ही वाज नॉट जस्ट अटैक्ड बट ही वाज एक्चुअली गॉट अरेस्टेड क्योंकि उस पर उसके साइड में फ्लाइट में बैठी हुई लेडी थी, उन्होंने उस पर एलिगेशन लगाए कि दिस मैन इज़ अ टेररिस्ट। ये कुछ तो भी बहुत ही इनक्रिप्टेड, मतलब बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिख रहा है, बट इन रियलिटी लेटर इट वॉज फाउंड आउट दैट मैन वॉज अ मैथमेटिशियन और वो शख्स सिंपल सी एक इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। तो आई होप आप थोड़ा केयरफुल रहें और अटैक होने से या अरेस्ट होने से बचें। बड़ी बेसिक सी बात है ना, पीपल डोंट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज और मैथ्स की लैंग्वेज। तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखना चाहें तो आप कमेंट्स में ज़रूर इसका आंसर लिखेगा हमारी लैंग्वेज में। बड़ा सिंपल सा है, जो भी आपका इन्वर्स आ रहा होगा लिखेगा, है ना। अगर हम समझना चाहें कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे तो मेरे ख्याल से कहना बड़ा तरीका आसान है कि सर एक काम करते हैं, इन्वर्स निकालना है ना तो हम तो पहले क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट, क्योंकि सर डिटर्मिनेंट बता देता है कि इसका इन्वर्स है भी या नहीं, है ना, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और डिटर्मिनेंट निकालना अब मेरे ख्याल से आपको आता है कि सर अगर ये मैट्रिक्स है A तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? सर फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करते हैं। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 0 दिख रहा है। फर्स्ट कॉलम पे भी कर सकते हो, किसी भी रो किसी भी कॉलम पे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड किया ना, तो एक्सपांडिंग इट अलॉन्ग रो 1, तो क्या किया सर? ये 0। अब 0 इंटू क्या करेंगे? 0 इंटू एनीथिंग, वो 0 ही हो जाने वाला है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और 0 इंटू क्या लिखेंगे बाय द वे? हम लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस दिस 3 इंटू 1। आई होप ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है कि आप एक्जैक्टली करते क्या हो, तो मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आप लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस दिस 3 इंटू 1, हम ये करेंगे, पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सर 0 के आगे प्लस साइन या माइनस साइन? सर याद है प्लस माइनस प्लस याद किया है, तो ये हो जा रहा है प्लस, तो फिर क्या हो जा रहा है? माइनस। और क्यों हो रहा है सब? आई होप ये कहानी क्लियर करने की जरूरत नहीं। अब माइनस के साथ क्या हो जाएगा? -1 में इस 1 में क्या मल्टीप्लाई करना है उस पर बात करते हैं। सर 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा 1 वाला कॉलम और 1 वाली रो, सो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9, तो ये कितना हो जाने वाला है? सर ये हो जाने वाला है 1 -9। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। आगे क्या? आगे मेरे ख्याल से चीज़ें और सुलझी हुई हैं।
आगे की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या ऑपरेशन मिल रहा है सर, 2 के आगे क्या लगेगा, ऑफ कोर्स प्लस, तो ये लग जाने वाला है +2। इसमें क्या मल्टीप्लाई होना है सर, 2 के लिए देखें तो 2 का कॉलम और 2 का रो उठाइए, 1 × 1 1, 2 × 3 6, तो ये हो जाने वाला है 1 - 6। क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? आई होप ये बड़ी सिंपल सी प्रोसेस मैंने आपके सामने लिख दी है। तो दिस इज हाउ यू एक्सपांड इट। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके लिखा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे फटाफट करना सीखें। ये सारी कैलकुलेशन आप इंट्यूटिवली वर्बली करें, एट योर फिंगर टिप्स, है ना, जल्दी होना चाहिए, कम से कम लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे ख्याल से इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनीथिंग इंटू 0 विल बी 0। फिर क्या बच रहा है, माइनस, है ना, तो ये बच जा रहा है 1 - 9 -8, -8 का माइनस यानी +8, यहाँ पे बच रहा है +8, है ना। यहाँ पे क्या बच रहा है -5 × 2 -10, तो ये हो जा रहा है -10, और 8 - 10 कितना, -2। तो बहुत बढ़िया, इसका जो मॉड आया है, आई एम रियली सॉरी, इसका जो डिटर्मिनेंट आया है वो कितना है, वो -2, जो कि ऑफ कोर्स 0 नहीं है। और जैसे ही 0 नहीं है तो सर हाँ, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बहुत खुशी की बात है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे ये करेंगे कि जो आपका मैट्रिक्स है सर, इसका हम क्या करेंगे, हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। पहले क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट, और एडजॉइंट से पहले क्या निकाल लेते हैं, कोफैक्टर। और मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर आप स्टेप एक और बढ़ा दे तो पहले माइनर निकालो, साइन की गड़बड़ से बच जाओगे, है ना। तो माइनर निकालना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप माइनर यहीं लिखना चाहते हो तो क्या मैं ए का माइनर यहीं लिख सकता हूँ? मेरे ख्याल से चीज़ें फटाफट हो जाएंगी। तो मैं कोशिश करता हूँ ए का माइनर यहीं लिखने की, है ना। अगर हम लिखना चाहें, आई होप बातें बॉदर नहीं कर रही हैं आपको, मैं लिख रहा हूँ ए का माइनर ऑफ ए, तो वो क्या हो जाने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। जैसे ही आप ए का माइनर लिखते हो, है ना, तो ए का माइनर क्या हो जाता है। आई होप ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है, तो अगर शुरू करते हैं 0 से, तो 0 के लिए क्या हो जाने वाला है, देखो सिग्नेचर अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि को फैक्टर कंसिडरेशन नहीं है, माइनर लिख रहे हैं। तो क्या हो जाना है, 2 - 3, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1। क्या ये बात आपको समझ आई? 1 के लिए लिखेंगे तो 1 के लिए ये यही बातें हैं स्टूडेंट्स, अगर आप देख पाओ तो 1 के लिए लिखेंगे क्या, 1 - 9 दैट्स कितना, -8। आई होप आपको दिख रहा है, 1 - 9 दैट्स -8। 2 के लिए लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाने वाली है कितनी, 1 - 6 दैट्स कितना, -5। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। फिर अगली रो में अब जब आप इस 1 के लिए लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1 - 2, और 1 - 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, -1। सर जब आप 2 के लिए करेंगे तो 0 - 6 दैट्स कितना, -6। अब बात समझ आ रही। सर जब 3 के लिए करेंगे तो 0 - 3 दैट्स कितना, -3। कोइंसिडेंटली सारी वैल्यूज फॉर्चुनेटली नेगेटिव आ रही है, ठीक है, जो भी है देख लेंगे। सर 3 के लिए निकालते हैं तो 3 के लिए क्या होता है, 3 - 4, और 3 - 4 कितना होता है स्टूडेंट, सर ये होता है -1। क्या ये बात आपको समझ आई? वो बहुत सॉर्टेड सी सुलझी हुई सी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। कोई कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से तो अभी तक किसी स्टूडेंट को होपफुली नहीं होनी चाहिए। फिर क्या, फिर सर अगर 3 के लिए निकाला तो 1 के लिए निकालते हैं तो 0 - 2 दैट्स कितना, एक सेकेंड ना, 3 के लिए चेक कर लेते हैं, 3 - 4 दैट्स -1। अब 1 के लिए निकाला तो 0, आई एम रियली सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया है, और 3 के लिए सही निकाल रहे हैं। अब जब 1 के लिए, बिल्कुल सही, 1 के लिए जब निकाला तो 0, आई होप आपको दिख रहा है, 0 - 2 दैट्स कितना, -2। और जैसे ही सर आपने इस 1 के लिए निकाला, 1 के लिए जैसे निकाला तो 0 - 1 दैट्स -1। ठीक है सर, तो ये आपका आ जा रहा है माइनर ऑफ ए। लेकिन सर हम माइनर में इंटरेस्टेड नहीं थे, हम तो किस में इंटरेस्टेड है, हम तो सर को फैक्टर निकालने चले थे। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हमें चाहिए को फैक्टर। तो अगर आपको चाहिए को फैक्टर ऑफ ए तो आप क्या करोगे सर, सिंपल सी बात है, सिग्नेचर कंसिडरेशन में ले आएंगे। तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब मैंने ओवरऑल इस तरीके से चीज़ें की हैं। आई होप ये बातें बहुत बॉदर नहीं करी। अब सर अगर को फैक्टर आ गया है, अगर को फैक्टर आ गया तो अब क्या करेंगे, अब आप क्या निकालोगे, एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालना मेरे ख्याल से बहुत टफ टास्क आपके लिए नहीं है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं सर, मेरे ख्याल से एडजॉइंट के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका को फैक्टर आया है आप बस उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। क्या ये बातें आपको याद है? तो पहली रो है -1 8 -5, आप इसे पहला कॉलम बना देंगे, -1 + 8 एंड ऑफ कोर्स क्या स्टूडेंट्स, -5। क्या ये बात आपको समझ आई? दूसरी रो क्या है सर, 1 - 6 + 3, है ना। तो ये क्या है, 1 - 6 + 3 से हमने सेकंड कॉलम बनाया। आई होप ये बातें आसानी से समझ आ रही है। -1 2 -1, तो थर्ड कॉलम जो बनेगा आपका वो होगा -1 2 -1। तो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या इनमें कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स? आई होप बड़ा सॉर्टेड सा आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है। सर जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए आया तो क्या अब आप ए इनवर्स लिख सकते हो? मेरे ख्याल से बहुत टफ टास्क है ही नहीं, क्योंकि ए इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, आई होप दिस डजंट बॉदर यू एट ऑल, अगर मैं यहाँ पर ए इनवर्स लिखना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स ए इनवर्स लिख सकता हूँ? अगर मैं लिखूँ ए इनवर्स तो क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले तो अगर हम समझना चाहें तो व्हाट विल बी ए इनवर्स। सर ए इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से क्या कर दोगे, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड। बट टेक्निकली आप क्या कर रहे हो, 1/डिटर्मिनेंट ए से एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई। और अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर जो ए इनवर्स होगा मैं डायरेक्टली डिवाइड कर दे रहा हूँ, मतलब
एडजॉइंट ऑफ ए के हर एलिमेंट को मैं -2 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर रहा हूँ। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो -1/-2 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1/2। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप कोई डाउट नहीं है इसमें। ये हो जाएगा 1/2। फिर क्या 1/-2 दैट्स -1/2 है ना। -1/-2 दैट्स अगेन कितना 1/2। फिर क्या सर 8/-2 जो कि होगा -4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नेक्स्ट एंट्री वो होगी -4। फिर क्या सर -6/-2 दैट्स क्लियरली +3 है ना। और सर अगर यहाँ आगे बढ़ते हैं तो 2/-2 दैट्स -1। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो -5/-2 सर इसका कुछ नहीं कर सकते तो ये हो जाने वाला है 5/2 क्योंकि नेगेटिव है। 3/-2 दैट्स -3/2। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है? और सर -1/-2 दैट्स 1/2। तो आई होप आप में से कई सारे स्टूडेंट्स का या लगभग सभी का ये आंसर आया होगा एज द ए इनवर्स। क्या आप सभी का आंसर मैच कर रहा है स्टूडेंट्स? आई होप बहुत सॉर्टेड सी प्रोसेस है। मैं चाहता हूँ जितना क्विकली कर सकते हो, जितना फटाफट कर सकते हो, जितना कम लिख के कर सकते हो करना। मेरी पहली एडवाइस ये होगी कि आई होप ये वाली स्टेप आप हटा सकते हो। दूसरी एडवाइस होगी कि माइनर के बजाय सीधे को फैक्टर लिखना, पर पहले लिख लेना माइनर। आपको एग्जाम में थोड़ी बताना है कि आपने एक स्टेप सॉल्व की, आप लिख लेना पहले, फटाफट माइनर निकाल लेना, फिर सिग्नेचर लगा देना तो आपको को फैक्टर बन जाएगा। फिर बस एक छोटा सा काम, यहाँ पे गलती मत करना कि आप डायरेक्ट ट्रांसपोज लिखो। आप को फैक्टर अलग निकालना, ट्रांसपोज अलग निकालना। जनरली स्टूडेंट्स इसको भी बाईपास करने की कोशिश करते हैं कि वो डायरेक्ट ट्रांसपोज लिखने की कोशिश करते हैं, वहाँ गलती हो जाती है। तो पहले को फैक्टर अलग से बना लेना, फिर आप ट्रांसपोज निकालना। और जैसे ही ट्रांसपोज आया मतलब एडजॉइंट आ गया, और इस एडजॉइंट को आपने जो डिटर्मिनेंट निकाला था, जो कि स्टेप आप फटाफट कर सकते हो, उससे फटाफट डिवाइड करके आप फाइनली क्या लिखोगे? उस मैट्रिक्स का इन्वर्स। पर इन सारी बातों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि उसका इन्वर्स है भी या नहीं, ये कहाँ से पता चलेगा? सर ये पता चलेगा कि उसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है। पहले तो ये निकालोगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठ जाना। स्टूडेंट जनरली शुरू कर देते हैं सॉल्व करना, बाद में पता चलता है सर ये सब निकाल लिया, मतलब यहाँ एडजॉइंट तक आ गए, फिर उन्होंने देखा कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 था, कोई फ़र्क ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उल्टा पहले पता कर लो कि आगे रास्ता है भी या नहीं, बस फिर आगे ट्रैवल करो। क्या आप बात समझ पाए? तो आई थिंक क्वेश्चन आसान है, सॉर्टेड से हैं, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। खैर इतने आसान क्वेश्चन आएंगे नहीं, मतलब ए इनवर्स निकालने को नहीं पूछेगा, बट ए इनवर्स पर बेस्ड एप्लीकेशन आएंगे। पर मेरे ख्याल से प्रोसेस आप समझ पाए और इस पर बेस्ड कई सारी बातें आने वाली हैं। तो अगर ए इनवर्स आप निकालना सीख गए, अगर आप ए इनवर्स निकालना सीख गए, तो कुछ इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टीज़ पर बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सी टर्मिनोलॉजीज़ पर बात करते हैं कि वो एग्जैक्टली होती क्या है। जैसे एक टर्म आती है सिंगुलर और एक टर्म आती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ज़रूरी, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे वो लिखकर नहीं कहेगा कि सर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है। वो कहेगा कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, सुनिए बहुत ध्यान से, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be non-singular or singular according to determinant of A is not 0 और A 0। मतलब अगर सर उसका डिटर्मिनेंट 0 है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो हम उसे कहेंगे सिंगुलर, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट 0 है तो हम उसे कहेंगे नॉन सिंगुलर। क्या बातें आपको याद रहेंगी? आई होप ये दोनों बातें आप समझ पा रहे हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ऐसा नहीं आता है कि वो पूछ रहे नॉन सिंगुलर क्या होता है, वो आपको एग्जाम में बस ये लिख दे देगा कि सर ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इससे कंक्लूड करोगे कि सर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 नहीं है। क्या बात याद रहेगी? सिमिलरली वो ऐसा भी कहेगा, मतलब ज़्यादातर अक्सर ये आता है कि जो ए है वो कह देगा कि ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अक्सर वो ये लिख कर देते हैं कि सर ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपके ब्रेन में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि वो आपसे कहना चाह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है। और इससे उसने ये भी कह दिया कि जैसे ही ए को उसने कहा सिंगुलर, यानी उसने कह दिया कि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है, ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल। क्योंकि ए इन्वर्टिबल इसलिए नहीं है क्योंकि मॉड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या जा रहा है 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप बात समझ पा रहे हो, मतलब ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल। क्या ये कंक्लूजन याद रहेगा स्टूडेंट्स? मतलब जब भी आपसे कोई कहे कि ए सिंगुलर है, मतलब ए का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। जब भी आपसे कोई कहे नॉन सिंगुलर है तो आप बेहिचक कह देना कि हाँ सर ए का इन्वर्स निकाला जा सकता है। आई होप ये प्रॉपर्टी, ये बात बहुत अच्छे से याद रहेगी। ए इज़ नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट। क्या बात याद रहेगी? यानी कि ऑफ कोर्स ए इज़ एन इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे? प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत काम की बात है। कई बार मतलब डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं बोलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट 0 है, वो एक्चुअली आपको लिख के देगा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मतलब नॉट इन्वर्टिबल, सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है ना, और नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 0 नहीं है, यानी कि आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हो। क्या दोनों बातें याद रहेंगी? विद दैट स्टूडेंट्स थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। इस क्वेश्चन में ऑफकोर्स जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो आयोटा का यूज़ हो रहा है, यानी अगर आप समझना चाहें तो व्हाट इज़ आई इज़ √/-1।
तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे? अगर आप सीधे सीधे देख पा रहे हो तो ये क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है। a टू द पावर 8 पूछी गई है और हमसे b के टर्म्स में पूछी गई है। ठीक है सर, निकाल सकते हैं, कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा थॉट अगर आप दें इसे तो आप वर्कआउट कर सकते हैं मेरे ख्याल से। कैसे सर? a से शुरू करते हैं, a की पावर 8 निकालना है ना, तो मैं कहता हूँ सर a की पावर 8 निकालने से पहले क्या मैं a स्क्वायर पर फोकस कर सकता हूँ? ट्राई तो जरूर करेंगे। जैसे अगर a दिया है तो a कितना दिया है सर? a दिया है आयोटा माइनस आयोटा, ये है माइनस आयोटा और ये कितना है? आयोटा। बहुत बढ़िया सर। अगर आप चाहें तो आप एक छोटा सा काम ये भी कर सकते हो कि आप a में से आयोटा पूरा कॉमन ले सकते हो। अगर आप a में से आयोटा पूरा कॉमन ले सकते हो तो आपको b ही दिखेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरे ख्याल से अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो जब आप a स्क्वायर निकालने चले हो तो अगर मैं a को ही थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या मैं a को ऐसा लिख सकता हूँ? सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स का मतलब आप सारे एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट कॉमन ले सकते हो। अगर सब में दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं सर आयोटा सब में दिख रहा है तो आयोटा कॉमन ले लेते, तो जैसे ही आयोटा कॉमन लिया तो आयोटा कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच जा रहा है? अंदर बच रहा है 1 है ना, फिर ये बच रहा है -1, ये कितना बच रहा है? -1 और ये कितना बच रहा है? 1। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये हमारा आई है जो कि एक्चुअली मतलब ये आपका ए है जो कि रियलिटी में क्या है सर? ए कुछ नहीं है, ए है आयोटा टाइम्स बी। सर ए कुछ नहीं है, ए है आयोटा टाइम्स बी। क्या आप ये बात समझ पे? मतलब एक्चुअली आपको इसी पे वर्क करना है। आयोटा की पावर तो हम निकाल ही लेंगे ना, बहुत टफ या बहुत डिफिकल्ट वो प्रोसेस है ही नहीं। तो सर अगर इस पे बात करनी है तो इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ए स्क्वायर। तो जब आप ए स्क्वायर निकालोगे स्टूडेंट, जब आप ए स्क्वायर निकालोगे तो आयोटा का स्क्वायर होगा, आयोटा का स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे मतलब क्या, आप ये जो है 1 -1 और 1 इससे क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्या वही 1 -1 और 1? आई होप आप समझते हो कि खुद उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सर इसकी रो उठा लेंगे और इसके कॉलम्स उठा लेंगे। क्या बात आप समझ पा रहे हो? तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। आयोटा का स्क्वायर आप जानते हो, -1 के अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल तो बचेगा -1। तो जब आप ए स्क्वायर लिखेंगे तो वहाँ आने वाला है पहली बात तो -1, यानी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाने वाला है। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिए। इसके साथ अगर मैं आगे देखता हूँ तो ये क्या दिखेगा? इसको बहुत ध्यान सुना, ये पैटर्न बहुत ज़रूरी है आपके लिए रिकग्नाइज करना, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी से खत्म हो जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, हमने चीज़ें सॉर्टेड सी सही लिखी। अब क्या सर, बहुत ध्यान सुनिए, मैं एक बड़ी साधारण सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखो 1 -1 1, तो 1 + 1 कितना? 2। क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप ये 2 दिख रहा है। फिर -1 -2, आई होप ये भी आपको दिख रहा होगा। फिर क्या, बहुत ध्यान सुनिएगा, -1 तो ये कितना हो जा रहा है? -2। आई होप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको याद है। +1 दैट्स कितना? +2। सर एक छोटी सी बात या छोटा सा सजेशन आपके लिए, क्या आप ऐसा कर सकते हो? आई होप आप समझ जा रहे हो कि 2 2 2 2 सब में से कॉमन दिख रहा है, तो सर +2 कॉमन ले लेते हैं और जैसे ही +2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1 -1 1। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आपको क्या दिख रहा है? आई होप आप समझ पा रहे हो। आपको अंदर क्या दिख रहा है वो समझते हैं। सर ऑफकोर्स बाहर आ जा रहा है 2 और अंदर दिख रहा है 1 -1 और 1। और अगर ऐसा दिख रहा है तो ऑफकोर्स वापस आप b तक पहुंच गए। अब वापस किस तक पहुंच गए? 1 तक। 1 -1 1। पहले ऐसा मत करने लग जाना स्टूडेंट्स कि आप a को 8 बार मल्टीप्लाई करो और आयोटा भी कॉमन ना लो, मतलब आप अननेसेसरीली उसको कॉम्प्लिकेट कर दोगे। अब जब भी हायर पावर आती है ना तो कुछ ना कुछ पैटर्न दिखता है, जब भी हायर पावर आती है कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, बस उस पैटर्न को क्रैक करो। और ए स्क्वायर निकालते ही वो पैटर्न दिख गया। वो पैटर्न क्या है वो समझाता हूँ स्टूडेंट। जब आपने ए स्क्वायर निकाला तो आपका ए स्क्वायर क्या है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर जब आपने ए स्क्वायर निकाला तो ए स्क्वायर आपका आता है -2 इंटू ऑफकोर्स कितना है स्टूडेंट्स, ये जो आ रहा है 1 -1 1, ये आपका ऑफकोर्स क्या आ जा रहा है? b। क्या आप मेरी बात समझ पाए? सर जैसे ही हमने ए स्क्वायर निकाला तो आ जा रहा है कितना? -2 इंटू बी। और b एक ऐसा मैट्रिक्स है कि सर b में अगर वापस b से मल्टीप्लाई करो तो वापस b ही मिल जाता है। अभी जस्ट हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि सर ये जो था ये b ही था और ये भी b ही था, तो b को b से मल्टीप्लाई करके, आई एम रियली सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, मैं इसको थोड़ा करेक्ट करके बोलता हूँ। सर b एक ऐसा मैट्रिक्स है जब b को b से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलता b ही है, लेकिन 2b मिलता है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? देखो हमने क्या किया, इस आयोटा स्क्वायर को तो भूल जाओ, इस आयोटा स्क्वायर को तो भूल जाओ, लेकिन ये था b और ये था b, तो आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला? आपको मिला सर, आपको मिला 2 इंटू बी। यानी कि अगर मैं आपको एक छोटा सा कंक्लूजन देना चाहूँ, यहाँ पर एक छोटा सा कंक्लूजन देना चाहूँ तो एक बहुत ज़रूरी बात हमने कही। पहले तो हमने निकाल लिया ए स्क्वायर जो कि है -2b, और एक और बात ऑब्जर्व की, क्या कि सर b इंटू बी जब आप करेंगे तो आपको हमेशा मिलेगा 2b। क्या ये बात आपको समझ आई? ये इसलिए कहना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप इसे थोड़ा ऑब्जर्व करें तो एक बहुत क्रूशियल बात ये कि सर अगर ए स्क्वायर मिला तो क्या a की पावर 4 निकाल सकते हैं? सोच के बताओ a की पावर 4 क्या होगा? सर a की पावर 4 होगा a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर।
क्या बात आपको समझ आई? यानी कि क्या, यानी कि बहुत ध्यान सुनिएगा, ए स्क्वायर क्या है सर, ये है -2 इंटू बी, और ये क्या है, ये भी सर है -2 इंटू बी। तो स्केलर को अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी और बी को अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा सर, ये मिल जाएगा -2 इंटू -2 4, और ये क्या बन जाएगा सर, ये वापस बन जाएगा बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर जस्ट अभी हमने वैल्यूएट किया, बी स्क्वायर कितना होता है सर, बी स्क्वायर होता है, मतलब बी इंटू बी क्या है, आई होप आप समझ पा रहे हो, बी इंटू बी क्या है, बी स्क्वायर, जिसे आप लिखते हो कितना 2b। क्या इस बात में कोई डाउट है? आई होप ये बात समझ आ रही है। यानी कि सर क्या मिल रहा है 4b स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है 2b, तो क्या मैं वापस इसे 2b से रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू कितना 2b, और 4 इंटू 2b को क्या लिख दोगे सर, आप इसे लिख दोगे 8b। क्या इसमें कोई डाउट है? बाय द वे दिस इज योर a टू द पावर 4, दिस इज योर a टू द पावर 4, तो a टू द पावर 4 कितना आ रहा है सर, a टू द पावर 4 आ रहा है 8b। लेकिन सर a की पावर 4 में इंटरेस्टेड नहीं, हम तो किस में इंटरेस्टेड हैं, हम तो a की पावर 8 निकालना चाहते हैं, तो a की पावर 8 को क्या लिख लोगे, इसको आप लिख सकते हो a की पावर 4 इंटू a की पावर 4। क्या आप बात समझ पा रहे हो? अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो मेरे ख्याल से अब आपके लिए चीज़ें आसान है। क्यों आसान है सर? क्योंकि अगर आप a की पावर 8 निकालना चाह रहे हो तो a की पावर 4 क्या है 8b, और ये भी क्या है 8b। सर 8 इंटू 8 कितना होता है, तो हो जाता है 64 बी स्क्वायर। एंड व्हाट इज बी स्क्वायर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आसान है, बी स्क्वायर जस्ट अभी आपने निकाला कितना सर, बी स्क्वायर होता है 2b, बी स्क्वायर कितना होता है 2b, तो आप इसे लिख दोगे इंटू ऑफ कोर्स 2b। क्या आप यहाँ से लिख सकते हो क्या? आई होप अब तो सर चीज़ें बहुत सॉर्टेड सी हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो a की पावर 8 जो आप निकालना चाह रहे हो, a की पावर 8 जो आप निकालना चाह रहे हो 64 इंटू 2, दैट 64 का डबल 128 टाइम्स b। तो शैल आई से कि सर क्वेश्चन तो आसान ही था, क्वेश्चन तो बहुत सॉर्टेड सा था, और क्वेश्चन बहुत ही सुलझा हुआ सा था, जिसको बहुत ही सीधे सीधे सॉर्टेड तरीके से सोचा जा सकता है। पर हाँ, ऑफ कोर्स कुछ बारीक सी बेसिक सी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो इसे बहुत इजीली आप इस तरीके से वर्कआउट कर लेंगे, और मेरा यकीन है कि अब आपको इस सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन, जिसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज जरूर करिए, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आप अननेसेसरीली एक लेंदी अप्रोच मत यूज़ करिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है, अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आपको बारीकियाँ पता है, जिन न्यूएंसेस की मैं बात करता हूँ, जिन इनसाइट्स की मैं बात करता हूँ, तो आप उन प्रॉपर्टीज़, उन फॉर्मूले, उन कंसेप्ट्स को यूज़ करके इन क्वेश्चंस को आसान, छोटा बना सकते हैं, और एक एफिशिएंट या एक इफेक्टिव अप्रोच अडैप्ट कर सकते हैं, ताकि आप जल्दी आंसर ले पाएँ। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी है कुछ नहीं, स्पीड और एक्यूरेसी होती है कि आपको बारीकियाँ पता है। मतलब इट्स लाइक आप कहते हो ना कि ये इंसान बड़े शॉर्टकट जानता है, इंसान बड़ा जीनियस है, इंसान बहुत जल्दी चीज़ें कर लेता है, तो वो जल्दी चीज़ें इसलिए कर पा रहा है ना क्योंकि उसको बारीकियाँ पता है, वो उस सिस्टम से बहुत बार गुजर चुका है, वो उस प्रोसेस से बहुत बार गुजर चुका है। तो जब आप उस रास्ते से बार बार गुजर के जाते हो तो आपको उस रास्ते के सारी बारीकियाँ पता होती हैं। तो आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, एक्यूरेसी या स्पीड की कोई ट्रिक नहीं है, एक्यूरेसी या स्पीड का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने का जो आपका तरीका है वो एक ही है, और इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ये इनएविटेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे, इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग, टफ क्वेश्चन सॉल्व करिए, जूझिए, उनसे लड़िए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन से एक्सपोज होंगे, उतने अलग अलग नए नए रास्तों को एक्सप्लोर करेंगे, और जितने रास्ते आपने खोज के रखे होंगे, आप उतनी आसानी से अपनी एग्जाम में हर तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस को कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंटली उनको समझ पाएंगे, उनको अडैप्ट कर पाएंगे, उनको एक्सेप्ट करके सॉल्व कर पाएंगे। मतलब वही लाइन सिंपल सी स्टूडेंट्स, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जितना अच्छे से आप तैयारी करके जाएंगे, अच्छे से तैयारी करने का मतलब है जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जितने अच्छे से कंसेप्ट्स को पढ़ा होगा, जितने अच्छे से बारीकियाँ पता होंगी, जितने अच्छे से न्यूएंसेस पता होंगे, इनसाइट्स पता होंगे, उतनी आसानी से आप वहाँ पे रिकॉल कर पाओगे कि हाँ इस क्वेश्चन में ये लगना है, ये लगना है, लगा के फटाफट कर लेंगे। ऑफकोर्स एक लेंदी प्रोसेस भी हो सकती है, बट मेरे ख्याल से अगर आप चीज़ें सारी पता है तो सारे टूल्स आपके पास है, सारे हथियार आपके पास हैं, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई थिंक जब सब चीज़ें हाथ में ही और बस उन्हें अप्लाई ही करना है, और आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो, मास्टर हो चुके हो कि हाँ सर यहाँ पे ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत सारी अप्रोच है, तो ये वाली लगाते हैं क्योंकि इससे फटाफट दिख रहा है मुझे ऐसा होता, तो आप कितनी जल्दी आंसर्स ला रहे होंगे। और ये एबिलिटी डेवलप करने के लिए, डेक्स्ट्रेरिटी डेवलप करने के लिए आपको बेशक कई बार अलग अलग तरह के क्वेश्चन से डील करना होगा, ताकि वो कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में बहुत ही स्ट्रांगली कंसोलिडेट हो जाए, हर कंसेप्ट आपके ब्रेन में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ताकि आप चीज़ें फटाफट रिकॉल करना सीख पाएँ, और आपके हर फॉर्मूले, हर कंसेप्ट, हर अप्रोच, हर फॉर्मूला, हर कंसेप्ट, हर थ्योरेटिकल चीज़ आपके फिंगर टिप्स पर हो। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। पॉइंट अगर क्रक्स में कहूँ स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ाने का, तो कोई शॉर्टकट या कोई टेक्निक नहीं है। गुरु मंत्र आप मान के चलो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे, चैलेंजिंग, टफ, शानदार से मज़ेदार क्वेश्चन से डील करिए, वही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे इंप्रूव करवाएंगे। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड और उतनी एक्यूरेसी डेवलप करोगे, क्योंकि सिंपल सी बात है ना स्टूडेंट, एक फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करना सीखता है तो पहले स्पीड पे काम नहीं करवाया जाता, पहले नहीं बोला होता कि तू तेज़ से तेज़ फेंक, पहले एक्यूरेसी डेवलप करवाई जाती है। तो मेरा भी सेम कहना है कि पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए,
जिस दिन ये एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, हाँ सर अब क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, स्पीड पे काम करना, तो स्पीड अपने आप आएगी। दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज बाउंड टू हैपन। आपकी स्पीड अपने आप डेवलप होगी। ऐसा नहीं है कि स्पीड अपने आप, मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब जैसे मैं कुछ करे जा रहा हूँ तो एक टाइम के बाद मेरी उसमें एक्सपर्टाइज आ ही जाएगी ना, तो मैं उसको फटाफट करना अपने आप सीख जाऊंगा। सो वो इवेंचुअली इट विल बाय डिफॉल्ट हैपन। आपको स्पीड की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एक्यूरेसी पे काम करो। मतलब फास्ट बॉलर को अगर स्पीड सिखानी है तो पहले उसको मैं बोलूँगा सही जगह डालना सीख, सही जगह बार बार सेम बॉल डलवाऊंगा। जैसे जैसे वो बार बार बॉल डालना चलता चला जाएगा तो उसकी अपने आप एक्सपर्टाइज डेवलप हो जाएगी सही तरीके से काम करने की। और जब वो सही तरीके से काम करना सीख जाएगा तो मैं उसको सही तरीके की प्रैक्टिस को परमानेंट करवाऊंगा स्पीड बढ़वा के। अब मैं बोलूँगा कि अब स्पीड पे ध्यान दें क्योंकि आप सही जगह बॉल डालना सीख गए। तो जो लाइन है ना, दैट द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत गलत लाइन है। प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स परमानेंट, प्रैक्टिस से चीज़ें उल्टा परमानेंट हो जाती हैं। तो इट्स नीडेड दैट यू डू द राइट प्रैक्टिस, क्योंकि जब सही प्रैक्टिस करोगे तो सही प्रैक्टिस परमानेंट होगी, और उस सही प्रैक्टिस से ही तो आपके सही आंसर्स आएंगे, और उसी पे तो स्पीड बढ़ानी है, सही प्रैक्टिस पे सही आंसर्स की स्पीड। तो हमें चीज़ें सिर्फ परमानेंट नहीं करनी, हमें सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी, वी नीड टू डू द राइट प्रैक्टिस। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो क्रक्स है राइट प्रैक्टिस, बिकॉज द राइट प्रैक्टिस मेक्स यू मोर करेक्ट, मोर परफेक्ट, मोर करेक्ट, मोर ऑथेंटिक। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। स्पीड इज इवेंचुअली बाउंड टू हैपन, स्पीड अपने आप आएगी क्वेश्चन। तो चिंता मत करो, बस क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बस यही पॉइंट है। और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है IIT JEE मेंस और एडवांस जैसे एग्जाम की तैयारी करने का। आई होप आप ये बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीखो, थ्योरी सीखो, अच्छे से समझ लो, सारे कंसेप्ट अच्छे से सीख लो और क्वेश्चंस में अप्लाई करो और अच्छे क्वेश्चंस करो। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। विद दैट वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन नंबर, एक और शानदार सा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, और आप मैथ से डील करना सीखेंगे। तो ज़रा इस क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिए और मुझे बताइए आपका आंसर। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, आपने मेरे ख्याल से अटेम्प्ट किया होगा। वो क्या लिख रहा है पहले वो समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से। वो कह रहा है ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं, सेम डायमेंशन के, मतलब वही m क्रॉस n जो भी है, मतलब स्क्वायर है तो वो तो m n इंटू n ही रहेगा। मतलब डायमेंशन मतलब सेम ऑर्डर के, मतलब वो अगर सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, जो भी है। एक उसने नया कन्वेंशन फॉलो किया, एक नया कन्वेंशन उसने बनाया। उसने बोला कि सर अगर मैं आगे कभी भी आपको ऐसा लिख के देता हूँ, मैं कभी भी आपको लिख के देता हूँ दो मैट्रिसेस इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा लगा के, तो उसका मतलब होगा आप ये मानना कि उसका मतलब है AB माइनस B है। क्या बात समझ पाए? मतलब मान लो सर मैं आपको कभी भी लिख के देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको लिख के दिया, ये ऐसा लिख के दे दिया मैंने x, y, तो आप इसका मतलब मैथ्स की नई लैंग्वेज उन्होंने उनके क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए कस्टमाइज की कि आप इसका मतलब समझना कि आपको लिखना है xy माइनस yx। तो इस बात को लिखने का उनने इस क्वेश्चन के लिए एक ऐसा तरीका बना के रख लिया। ठीक है, तो ये उन्होंने बना के रख लिया। अब क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि अगर मैं आपको ऐसे 3 मैट्रिसेस देता हूँ ABC, तो उसमें सर आप मुझे बताओ बड़ा ब्रैकेट, मतलब पहले बाहर एक ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, और उसके अंदर फिर पैरेंथेसिस एक और है A, B, फिर कॉमा C पे। आई होप आप ये फर्क समझ पा रहे हो। सेम B, C, A, C, A, B, तो ये किसके इक्वल होगा? एक आसान सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, हमें क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा गया है वो समझते हैं। सर पहले तो लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, A, B, और इस पैरेंथेसिस पर ये लिखा हुआ है C। मैं इसको वर्कआउट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सिमिलरली ऐसा अगर मैं 2-4 चीज़ें और बात करूँ तो और क्या लिखा है, A, B के बाद B, C, C, है, तो इसको भी लिख ही लेते हैं, हाथों हाथ वर्कआउट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है B, C, A। क्या बात समझ आ रही है आपको? और इसी के साथ क्या लिखा हुआ है, C, A, B। तो इसी में प्लस करके क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, C, A, B। आई होप ये बातें आपको बॉदर नहीं कर रही हैं। अब क्या करना है, आप दोनों अप्रोच यूज़ कर सकते हो, या तो आप पहले इस कॉमा पे काम कर लो या फिर आप पहले इस कॉमा पे काम कर लो, जिस पे भी काम करने कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना, मैं पहले इस कॉमा पे काम करता हूँ। तो A, B का क्या मतलब होता है, याद करो स्टूडेंट्स, A, B का मतलब होता है AB माइनस BA। क्या याद आ रहा है, AB माइनस BA, बस यही करना है। A, B का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है AB माइनस BA। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके साथ किसका कॉमन लेना है सर, इस एक्सप्रेशन के साथ कॉमन लेना है C का। क्या इसमें कोई डाउट है? आई होप बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर प्लस क्या किया, प्लस किया सर यहाँ पे भी, यहाँ पे जैसे ही आपने BC का ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व किया, मैंने ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व किया, अभी ये वाला किया है ना, तो BC को क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे हम BC माइनस CA, लेकिन इसके साथ आपको किसका कॉमन लेना है, इसके साथ आपको कॉमन लेना है A का। तो अभी एक बार और एक्सपांड होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? फिर सर क्या, फिर आपने प्लस किया, फिर किसको प्लस किया, फिर अगर आपने प्लस किया तो CA लिखा है, तो अगर CA को एक्सपांड किया तो वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा CA, आई एम रियली सॉरी, CA माइनस AC। और आई होप आपको ऑर्डर पता है ना, ये AB है तो B है, ये BC है तो C है। आई एम रियली सॉरी, यहाँ A क्यों लिखा,
ये होना चाहिए था सी बी, आई एम रियली सॉरी, है ना। और यहाँ सी ए है तो सी ए माइनस ए सी, है ना, इसके साथ आप कॉमा लेंगे किसका, बी का। ये ऑर्डर बहुत क्रूशियल स्टूडेंट्स, आप बस रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आपको बहुत केयरफुली चीज़ें करनी होंगी, है ना। अगर यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद अब क्या करेंगे, सुनिएगा बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, इसके बाद वापस कॉमा एक्सपांड करेंगे। अब लेंगे, जैसे मान लो अगर ये लिखा हुआ है एक्स कॉमा सी, थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ये लिखा हुआ है एक्स कॉमा सी, तो आप क्या लिखोगे, एक्स सी माइनस सी ए, लेकिन ये x क्या है, ये पूरा एक कुछ है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आई होप पोस्ट मल्टीप्लिकेशन प्री मल्टीप्लिकेशन आप समझते हो, मैट्रिक्स में रैंडमली कुछ भी नहीं हो जाता है ना। तो आपको क्या लिखना होगा, अगर आप नेक्स्ट स्टेप लिखते हो तो बहुत ध्यान सुनिएगा, आप दिस इंटू दिस लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, ए बी माइनस बी ए इंटू सी, क्या आप बात समझ पा रहे हो, माइनस, आई होप आप बात समझ रहे हो, माइनस सी इंटू वॉट, माइनस सी इंटू ए बी माइनस बी ए। क्या ये बात आप समझ पाए, अगर बड़ी सुलझी हुई सी बातें मैं करना चाह रहा हूँ। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस करेंगे, अब प्लस करेंगे, फिर क्या, जैसे लिखा हुआ है मान लो ये y, तो ये लिखा है y कॉमा ए, तो y कॉमा ए को आप क्या लिखते हो, y a माइनस ए वाई, तो y क्या एक्चुअली है, तो ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये लिखा है बी सी माइनस सी बी टाइम्स ए, फिर क्या लिखोगे आप, माइनस, बाद में क्या लगाओगे, माइनस, फिर क्या लिखोगे, a पहले और a से मल्टीप्लाई क्या होगा, बी सी माइनस सी बी। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो रही है, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अभी क्या, अभी आई थिंक अब चीज़ें सॉर्टेड है। सॉर्टेड क्यों है सर, अगर अब वापस किया तो वापस जैसे मान लो अगर ये लिखा है सी ए माइनस ए सी, पूरा लिखा हुआ है जेड, तो ये लिखा है जेड कॉमा बी, तो जेड कॉमा बी को क्या लिखेंगे, जेड बी माइनस बी जेड, तो दिस इंटू दिस, है ना। तो ये क्या हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है, प्लस लगा लेते हैं, सी ए, फिर क्या, सी ए माइनस ए सी टाइम्स क्या सर, बी, और फिर माइनस लगा के b पहले लिख लेंगे और फिर क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, सी ए माइनस ए सी। क्या आपको समझ आ रहा है, एक साधारण सा सॉर्टेड सा सुलझावा सा क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं। अब क्या करें सर, अब मेरे ख्याल से अब क्या करिए, अब आप पोस्ट मल्टीप्लिकेशन प्री मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे c को मल्टीप्लाई करना है, तो ये c जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये पहले तो आप क्या लिखोगे, पहले आप इसको लिख दोगे ए बी सी, जैसे ही c यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म क्या बन जाएगी सर, ये टर्म बन जाएगी ए बी सी, और जैसे ही यहाँ c मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा बी ए सी। क्या बात आपको समझ आ रही है, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। जैसे ही यहाँ सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले आ जाएगा सी ए बी, ये क्या हो जाने वाला है, सी ए बी, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये हो जाने वाला है सी ए बी, लेकिन वो माइनस सी जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाने वाला है प्लस सी बी ए। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, ये हो जाने वाला है प्लस सी बी ए, और आप ऑर्डर के साथ कोई छिड़खानी नहीं करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत क्रूशियल है। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो ए का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो बी सी में राइट हैंड साइड से ए मल्टीप्लाई हुआ, ये फ़र्क है इस बात का, यही बहुत ज़रूरी बात है। तो जैसे ही बी सी में राइट हैंड साइड से ए मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है बी सी ए, ये क्या हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है बी सी ए। फिर क्या, सी बी में भी ए राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है सी बी ए। क्या ये बात आपको समझ आई। अब क्या, अब माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो दिखेगा माइनस ए बी सी, तो पहले तो क्या दिखेगा माइनस ए बी सी। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो। तो पहले तो दिखेगा माइनस ए बी सी, और वही माइनस ए से सी बी को माइनस सी बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिखेगा प्लस ए सी बी। वो क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, ये दिखेगा प्लस, आई एम रियली सॉरी, ये दिखेगा प्लस ए सी बी। आई होप प्लस क्यों आ रहा है ये बात आप समझ पा रहे हो। तो ये हो जा रहा है प्लस ए सी बी। क्या इसमें कोई डाउट है, आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सुनिएगा बहुत ध्यान से, यही काम यहाँ पर करते हैं। सी ए में राइट हैंड साइड से बी को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाने वाला है सी ए बी, तो ये क्या हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, फिर दिखेगा प्लस सी ए बी। सिमिलरली ए सी को भी राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाना है माइनस ए सी बी, ये क्या हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, ये हो जाने वाला है माइनस ए सी बी। क्या इसमें कोई डाउट है। सेम बात, जब माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन माइनस बी मल्टीप्लाई होकर इसको पॉजिटिव बना देगा। तो पहले तो क्या दिखेगा माइनस बी सी ए, पहले तो क्या दिखेगा स्टूडेंट्स माइनस बी सी ए, लेकिन माइनस बी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा प्लस बी ए सी, और बी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाना है प्लस बी ए सी। आई एम रियली सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बी ए सी, तो फिर ये बी सी ए क्यों लिखा है, इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही, वो तो हो जाने वाला है, एक बार फिर से इसको लिख देते हैं माइनस बी सी ए, और ये जाने वाला है प्लस, प्लस कितना है स्टूडेंट्स, बी ए सी। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं, तो ये हो जाने वाला है प्लस बी ए सी। क्या इसमें कोई डाउट है। अब सर अगर चीज़ें देखें तो सर कुछ तो कैंसिल होना चाहिए, कुछ तो होना ही चाहिए, बहुत कुछ होगा, लेकिन देखना शुरू करते हैं। तो सर ए बी सी दिख रहा है, प्लस ए बी सी दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे माइनस ए बी सी दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और क्या दिख रहा है सर, अगर बी ए सी दिख रहा है, अगर बी ए सी दिख रहा है यहाँ पर, तो बी ए सी के लिए कहीं और बी ए सी आपको दिख रहा है क्या सर, दिख रहा है, ये माइनस बी ए सी तो ये प्लस बी ए सी। आई होप आपको दिख रहा है। सर माइनस सी ए बी, तो माइनस सी ए बी के लिए प्लस सी ए बी मुझे यहाँ दिख रहा है, आई होप आपको नज़र आ रहा है। सर सी बी ए दिख रहा है,
तो ये प्लस सी बी ए के लिए माइनस सी बी ए दिख रहा है। सर बी सी ए यहाँ दिख रहा है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी हट जा रहा है। सर ए सी बी यहाँ नेगेटिव दिख रहा है तो यहाँ पॉजिटिव, सब सब्ट्रैक्ट हो गए एक दूसरे से, तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट 0, यानी आप मार्क करोगे ऑप्शन बी। आई थिंक बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस पैटर्न ये था कि आप इसको क्रैक कर पाएँ। और टेक्निकली पता है वो आपसे क्या चेक कर रहा था, वो आपसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेसिक्स चेक कर रहा था कि आप ऑर्डर्स के साथ छेड़खानी तो नहीं करते हो। अगेन ऑर्डर के साथ छेड़खानी आप यहाँ नहीं कर सकते, आपको याद रखना है प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होता है तो लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहता है, राइट हैंड साइड से होता है तो राइट हैंड साइड पर ही रहता है। आप ऑर्डर ऐसे ही रैंडमली कहीं से भी शिफ्ट नहीं कर सकते। हाँ ऑफ कोर्स ए बी सी लिखा है तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दो फिर सी से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ऑर्डर वही रखना, किसी से राइट हैंड साइड से ही हो। क्या आप बात समझ पा रहे हो? अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें कोई मेरे ख्याल से डाउट नहीं है। एक और शानदार सा क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार सा क्वेश्चन, IITJ मेंस का 2016 का क्वेश्चन है। काफ़ी कुछ आप सीखोगे इस क्वेश्चन से। और अगेन मैं बार बार सेम बात हाईलाइट करता हूँ कि जब कोई हायर पावर पूछी जाती है तो कोई ना कोई पैटर्न दिखता है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जब भी कोई हायर पावर पूछी जाती है तो कोई ना कोई पैटर्न दिखता है। तो शुरुआत करते हैं क्लास इसी पार्ट से। मैं चाहता हूँ पहले आप ट्राई करो, मैं हिंट आपको दे देता हूँ। पहले तो क्यू की कुछ पावर्स को वर्कआउट करो, मतलब आप क्यू की कुछ पावर्स को वर्कआउट करो। क्यू की पावर्स को वर्कआउट करने से मतलब है कि आप ए और पी में कुछ पैटर्न्स देखो, ए और पी में जो भी पैटर्न देखोगे बस उससे बात बन जाएगी। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ए और पी में कुछ पैटर्न देखो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप निकाल के देखो क्यू की पावर 1 क्या होगी। क्यू की पावर 1 में तो कुछ नहीं है, यही है। क्यू की पावर 2 क्या होगी? जैसे ही आप क्यू की पावर 2 देखोगे ना, आपको कुछ नज़र आएगा, कुछ बहुत ज़रूरी सा नज़र आएगा। बस क्यू की पावर 2 लिखो, आपको कुछ दिखेगा, फिर वैसे ही आप चीज़ें वर्कआउट कर पाओगे या कुछ फाइनल जनरलाइज आंसर दे पाओगे और ये बहुत ईजिली निकाल पाओगे। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, मेरा यकीन करिए, है ना। तो अगर कंसेप्ट बताएं तो ये हो जाएगा। देखो ज़रा ट्राई करके स्टूडेंट्स, और आंसर अप्रोच दोनों जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताइए। सर अगर ऑप्शंस को भी देखें तो बहुत मज़ेदार से ऑप्शंस हैं, काफ़ी हद तक बहुत सॉर्टेड ऑप्शंस, और एमसीक्यू क्वेश्चंस की यही तो खास बात है। मैं कहूँगा कि इनसे बच्चे की एक्चुअल इंटेलिजेंस चेक नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन से एक्चुअली उन्हें हेल्प मिल जाती है। तो ऑप्शन से भी कुछ कुछ हिंट मिल जाएगी कि सर बहुत ट्रिकी या बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, कुछ मज़ेदार से ही आंसर आने वाला है। ऑप्शंस इसीलिए हेल्प करते थे। तो एक्चुअली जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ करते थे ना, वो एक्चुअली बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हुआ करते थे। जो IITJ एडवांस लेता है, IITJ मेंस पहले जो हुआ करता था एक्चुअल एग्जाम वो लिया करता था, है ना। जो IITJ पहले जो हुआ करती थी तो सब्जेक्टिव हुआ करती थी, है ना। वहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन नहीं होते थे, तो आपको पूरा प्रॉपर डेरिवेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने होते थे, जहाँ पे आपको बहुत ब्रेन, बहुत इंटेलिजेंस और बहुत इन्फॉर्मेशन और नॉलेज यूज़ करनी पड़ती थी। खैर हम ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। सारी बातें छोड़िए, आप तो क्यू देखिए, क्यू क्या लिखा हुआ है। सर क्यू लिखा हुआ है, बहुत ध्यान सुनिएगा सर, क्यू लिखा हुआ है पी का ट्रांसपोज। आई होप ये बात समझ आ रही। टी मतलब जनरली इस चैप्टर में वो ट्रांसपोज ही है ना। अब क्या सर, अगर आपसे कोई पूछता है क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर क्या होगा? सर क्यू स्क्वायर होगा क्यू इंटू क्यू। तो क्यू इंटू क्यू का क्या मतलब? सर पी का ट्रांसपोज, ये आपका क्यू है, एक और क्यू लिख देते तो वो क्या हो जाएगा? पी का ट्रांसपोज। सर एक बात मुझे बड़ी ज़रूरी सी ये दिख रही है कि सर मुझे ना, सारी बातें छोड़ो आप, तो मुझे पी का ट्रांसपोज पी से मल्टीप्लाई होता दिख रहा है। सर मुझे पी का ट्रांसपोज पी से मल्टीप्लाई होता दिख रहा है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? सर सारी बात एक तरफ, जैसे ही पी का ट्रांसपोज पी से मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ उस पर सुनना, उस पर ये बात नहीं है। सर पी को पी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं। सर पी क्या है? पी को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो पी लिखा हुआ है, सर वो है √3/2, है ना। आई होप यही है 1/2, है ना। ये है 1/2, ये है -1/2 और ये है √3/2 ही है या कुछ और है? √3/2 ही है। बढ़िया। आप चाहो तो अपनी सहूलियत के लिए 1/2 को कॉमन बाहर ले सकते हो। अगर आप चाहो तो अपनी सहूलियत के लिए 1/2 बाहर ले सकते हो। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, 1/2 बाहर लिखा तो ये क्या दिख जा रहा है? खैर कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट फिर भी थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा आसान दिखेगा। √3, 1 -1 और ये √3। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि पी का ट्रांसपोज क्या होगा। सर मैं सीधी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो पी का ट्रांसपोज होगा, सर 1/2 तो अंदर वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं पी का ट्रांसपोज निकालता हूँ तो पी का ट्रांसपोज होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1/2 वापस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर रो जो है √3,1 वो बन जाएगी कॉलम, तो √3,1 ऐसा। और जो सेकंड रो है -1, √3 वो बन जाएगा आपका सेकंड कॉलम। सर अगर आप पी टी इंटू पी निकालते हैं, अगर 1/2 से 1/2 मल्टीप्लाई हो तो 1/4। आई होप ये तो बात आप लिख ही रहे हो। तो जैसे ही आप पी टी इंटू पी निकालते हो, क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि सर यहाँ ज़रूरत पड़ रही है, तो ठीक है, पी टी इंटू पी निकालते हैं। तो 1/2 इंटू 1/2 स्केलर क्वांटिटी से वापस मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगी और उसे हम अंदर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर अंदर वाले पार्ट को देखें तो पी टी पहला आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है ना, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पर पी टी है तो हम पी टी की क्या उठाएंगे? रो, और पी का क्या उठाएंगे? कॉलम। आई होप ये बात आपको समझ आ रही। तो रो उठाई मतलब क्या? √3 कितना? 3। आई होप आपको समझ आ रही। -1 -1 +1, तो 3 + 1 कितना? 4। बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से देखिएगा। सेम
इसी रो को अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दिखेगा, सुनिएगा ध्यान से, √3 और फिर क्या -√3, तो कितना बन जा रहा है सर, ये बन जा रहा है 0। थोड़ा और आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, फिर क्या किया, इस रो को उठाया 1√3 और इसको मल्टीप्लाई किया तो √3 -√3 तो कितना हो जाएगा 0। सेम अगर यहाँ पर आप देखें तो 1 और √3 से तो 1 + 3 तो कितना हो जा रहा है 4। क्या बात आपको समझ आई? और सर जैसे ही 4 को अंदर पास किया, 4 को अंदर जैसे ही पुश किया, मतलब 1/4 को पुश किया, तो मेरे ख्याल से तो आप बहुत बड़ी मज़ेदार सी बात सीख पाए या देख पाए कि PT और P जो आपने किया वो आ जाता है आपका क्या स्टूडेंट्स, 1/4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 0 0 1 और जैसे ही 1 0 0 1 दिखा तो सर बहुत इंपॉर्टेंट सी बात नजर आई कि PT × P हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खास बात क्या है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत मजेदार सा मैट्रिक्स होता है कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिहेव्स लाइक 1। जैसे होता है ना स्टूडेंट्स की 2 × 1 क्या हो जाता है 2, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को 1 से, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर मिलता है। तो ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि उस मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोर्स, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपको वो हमेशा वही मैट्रिक्स देता है। या तो आप उसका लेफ्ट से मतलब प्री मल्टीप्लिकेशन करो या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए? मेरी इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट सा सिग्निफिकेंस है कि सर PT × P जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और अगर ये है मतलब P और PT यानी P का ट्रांसपोज P का क्या है, वो उसका इन्वर्स है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में खुद को मतलब उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। मतलब क्या, मतलब ये कि P का ट्रांसपोज P का इन्वर्स है। खैर इस बात को अगर मैं एक तरफ रखूँ भी, इस बात को अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल भी जाऊँ, तो जो Q² बन रहा है वो क्या बन रहा है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आपको बड़ी मजेदार सी बात दिखेगी। सर जो Q² बन जा रहा है वो बन रहा है, देखो P तो इधर है, इससे हम बाद में बात करेंगे। जो PT और P है, A को ऐसा कैसा रखा, PT और P है जो, वो क्या बन जा रहा है I, और ये क्या बन जा रहा है A, और ये क्या बन जा रहा है PT। क्या बात समझ पाए? यानी Q² को अगर मैंने ध्यान से देखा तो बन जाता है P, I से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो A × A क्या हो जाता है A² PT। क्या आप बात समझ पाए? आई होप आप बात समझ पाए। मतलब अगर मैं Q³ निकालता हूँ, Q³ यार आदर सर Q⁴, मतलब जो भी आप निकालना चाहें, तो वापस आपको PT और P मिलेंगे और वापस वही बात होने वाली, मतलब वहाँ पे मिल जाएगी आपको मतलब अगर मैं Q⁴ निकालता हूँ तो वहाँ मिल जाएगी A⁴, Q⁴ निकालता हूँ तो यहाँ पे मिल जाएगी A³। मतलब आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, आपको एक सीधा सीधा पैटर्न दिखाई देगा। पैटर्न ये दिखेगा स्टूडेंट्स, मैं बार बार ये बात कहता जा रहा हूँ कि पैटर्न जो दिखेगा वो दिखेगा कि आप कंक्लूड करोगे, पहला कंक्लूजन कि सर Q⁴ जो है 2015 जो आप निकालना चाह रहे हो, क्योंकि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो जो आप Q⁴ 2015 जो निकालोगे सर, वो जो होगी वो क्या होगी, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मैंने कुछ तो मिस नहीं किया, बिल्कुल नहीं मिस किया। तो Q⁴ जो 2015 होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा सर, वो होगी दिस, क्या, P × A⁴ 2015 × PT। बार बार ये होता चला जाएगा, बार बार ये चीज़ें हटती चली जाएंगी और आपको ऐसे ही मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, Q⁴ निकाल लेते हैं। व्हाट विल बी Q⁴ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना सर। Q² क्या है सर, Q² है PA² PT। Q² क्या है P A² PT। तो इसमें एक और Q² से मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है P A² PT। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो स्टूडेंट्स, बड़ी साधारण सी बात कि सर PT × P, वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वापस क्या बन गया P A⁴ PT। तो आप बात समझ पाए, Q⁴ ऐसा दिखा, तो ऐसे करते करते आप जो भी निकालना चाहो निकालो, Q की जो पावर होगी वहीं A⁴ होगी और P और PT उसके पास ऐसे लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अगर ये बात है तो क्या फ़ायदा क्या। तो सारी बातें छोड़िए, हम ये निकाल लेंगे PT × Q⁴ 2005 P जो है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। और ये मेरे ख्याल से हमें निकालना है, ये सारी बातें हम निकाल लेंगे, बिल्कुल बहुत ईजिली डाइजेस्ट कर लेंगे मेरे ख्याल से। सर एक और बात मज़ेदार सी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, हमने Q⁴ 2015 निकाला। सर ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जो Q⁴ 2015 है, मतलब हमें जो इवैल्यूएट करना है उसके आंसर की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। हमें निकालना है मतलब P का ट्रांसपोज Q⁴ 2005 × P। सुनिएगा ध्यान से, हमें निकालना है P ट्रांसपोज Q⁴ 2015 या 5 जो भी है, एंड ऑफ कोर्स P, है ना। आई थिंक Q⁴ 2015 है, बढ़िया, है ना। अब क्या जो हमने Q⁴ 2015 की जो वैल्यू निकाली वो रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। Q⁴ 2015 की वैल्यू क्या है सर, P A⁴ 2015 × P का ट्रांसपोज, है ना। तो जो Q की वैल्यू है मैं वो रिप्लेस कर रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो Q की वैल्यू है सर, P का ट्रांसपोज तो लेफ्ट हैंड साइड पर है ही, यहाँ पर लिखा है P A⁴ 2015 और P का ट्रांसपोज × P। मतलब मैंने क्या किया, सुनिएगा ध्यान से, ये जो Q की वैल्यू है बस मैंने ये रिप्लेस कर दी है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ वहीं रखी हुई हैं। आई होप ये बात आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही है। आप समझो Q⁴ 2015 की क्या वैल्यू थी, P A 2015 PT। तो देखो आप यहाँ से P A 2015 P का ट्रांसपोज, क्या बात आपको समझ आ रही है।
अगर ये बात आपको समझ आ रही तो आप बहुत नज़दीक हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और कहने की IIT JEE मेंस एग्जाम बहुत आसान एग्जाम है, क्योंकि सर अब हमें कंसेप्ट पता है। क्योंकि देखो आप P के ट्रांसपोज को P से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। P के ट्रांसपोज को P से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर लेफ्ट साइड से राइट साइड से फर्क पड़ता है क्या, फर्क यहाँ नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो सर P ट्रांसपोज से P को मल्टीप्लाई करो या P को P ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, वहाँ खैर फॉर्चुनेटली ऑर्डर सेम है, बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो एनीवे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना है, मतलब या तो लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन है राइट मल्टीप्लिकेशन, प्री मल्टीप्लिकेशन है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, वो आइडेंटिटी आना है। तो बच जाएगा अगर मैं आपको और क्लियरली लिखना चाहूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू e⁻2015 into identity matrix, because what, because P transpose into P is I, or rather I would say in a more specific manner, because PT is inverse of P। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इवेंचुअली हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, हमें निकालना है I से कोई फर्क नहीं पड़ता, I is like 1, तो क्या बन जा रहा है 2000 a⁻2015। तो हमें बस सॉल्व करना है a⁻2015, दिस विल बी योर आंसर। तो सर काफ़ी कुछ निकाल लिया, अब काफ़ी कुछ जो निकाल लिया हमें निकालना है a⁻2015। सर a क्या है, a है 1101, सर a है 1101, ठीक है सर। अगेन a क्या है स्टूडेंट्स, 1101, आई होप यही है a, देख पा रहे हैं क्या हम, हाँ a है 1101, ठीक है सर। सर क्या हम a स्क्वायर निकाल सकते हैं, a स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, सर a स्क्वायर होगा 1101 से वापस मल्टीप्लाई कर दो। अब बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा पैटर्न देख पाओगे। जैसे ही आप a स्क्वायर लिखते हो तो a स्क्वायर क्या होगा सुनिएगा, सर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, तो क्या जा रहा है 1, 1 प्लस 1 दैट्स 2, क्या आपको दिख रहा है। फिर 0 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जा रहा है 0, आई होप आपको समझ आ रही है। 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जा रहा है 1। सर ये आता है आपका a स्क्वायर। मैं कहता हूँ कि आप a क्यूब निकाल सकते हो, आप चाहो तो a⁴ भी निकाल सकते हो, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर से, बट मैं कह रहा हूँ चलो a क्यूब निकालते हैं। सर a क्यूब क्या होगा, सर a क्यूब होगा a स्क्वायर इंटू a, ये क्या हो जाएगा सर a स्क्वायर क्या है, सर a स्क्वायर है 1 2 0 1, और a कितना है सर a जो है वो था 1 1 0 1। आपको बड़ा मज़ेदार सा पैटर्न दिखेगा स्टूडेंट्स, और ये याद रख लेना कि ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। तो 1 2 को 1 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना दिखा 1, 1 2 को 1 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा 3, आई होप 1 + 2 दिख रहा है आपको। 0 1 को 1 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 + 0 दैट्स 0, एंड 0 1 को 1 1 से मल्टीप्लाई किया तो दैट्स अगेन 1। तो क्या आपको एक पैटर्न दिखा, क्या आपको वो पैटर्न दिखा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सर a क्यूब जब निकाला तो यहाँ पे बस 3 दिखा, बाकी सब वही था। जब a स्क्वायर निकाला तो यहाँ पे 2 दिखा, बाकी सब वही था। जब a⁻1 निकाला तो 1 बस यहाँ पे 1 था, बाकी सब वही था। यानी क्या आप ये कंक्लूड कर पा रहे हो अब स्टूडेंट्स कि हाँ सर, इस तर्ज पे अगर मैं पूछूं कि आपसे a⁻k क्या होगा, k शुड बी अ नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, है ना। तो मैं कहूँगा a⁻k कुछ नहीं होगा सर, पैटर्न में पता है 1 0 1 यहाँ तय है और ये होगा k, and k should be what, k should be a positive integral value, है ना। और in a better language I can call it a natural number। I hope इसमें कोई confusion नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि a⁻2015 कितना होगा तो क्या आप आंसर बता सकते हो। सर बहुत ही आसान है, अगर a⁻2015 हमसे किसी ने पूछा होता तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सर ये होगा 101 और ये कितना होगा 2015, और यही क्या होगा आपका आंसर। क्या इसमें कोई डाउट है? और ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है क्या, 101 2015? आई थिंक सर ऑप्शन सी दिख रहा है, 101 दैट्स 2015। तो क्या एक आसान सा क्वेश्चन था, ट्रिकी पार्ट था, बस आप ये सोच पाते कि PT और P क्या है, PT और P क्या है। सर PT और P का जब प्रोडक्ट निकाला तो हमें दिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बस वहीं से सारी कहानी शुरू हुई। तो इस तरीके से सोचना होगा। और ये हिंट कैसे मिलेगी कि PT और क्या है वो क्या देखना है। अगर Q कुछ दिया हुआ है तो Q की बहुत हाई पावर पूछी जा रही है तो Q स्क्वायर और Q क्यूब निकालो, आपको पैटर्न दिखेगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हो कि बहुत टफ या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। IIT JEE मेंस 2016, और ऑफ कोर्स ये एक आसान सा डायरेक्ट सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था जिसे हम इजीली निकाल सकते हैं। सेम अप्रोच सेम थॉट, अगर बारीकी क्या पता है तो आप आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या नई चीज़ लेकर आता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बहुत आसान, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड JEE मेंस 2006-20 का क्वेश्चन, और आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ क्वेश्चंस डूएबल हैं। जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसकी 2-3 अप्रोचेस है। मैं आपको 2 अप्रोचेस बताता हूँ और समझाता हूँ कि देखो ऐसे सोचा जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं रादर अभी एक ही अप्रोच बताता हूँ, दूसरी अप्रोच आने वाले लेक्चर्स के दौरान मैं रिवील करूँगा कि देखो ऐसे भी सोचते हैं, और इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हो। खैर वो अभी थोड़ा कंसेप्ट के साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी तो मेरे ख्याल से सर अगर कुछ भी ना पता हो तो ये तो सोचते आता है हमको। हमसे क्या पूछ रहे हो, वो 10A इनवर्स किसके इक्वल होगा। मैं कहता हूँ 10A इनवर्स निकालना है ना। सर A एक 2x2 मैट्रिक्स है,
सर ए एक 2x2 मैट्रिक्स है तो ए का इन्वर्स तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। कैसे सर? पहले तो हम फटाफट निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा सर? आई होप आप इन्वर्स निकालने से पहले ये प्रोसेस जानते हैं। सो 2 × 2 2 × 4 8, 9 × 2 80 है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो। 8 - 18 कितना हो जा रहा है सर? ये हो जा रहा है -10। बिल्कुल सही, 8 - 18 -10। ठीक है, अब क्या सर? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। आई होप अब इसे देखकर आप घबराते नहीं हो सर। 2x2 में तो और डर नहीं लगता, क्योंकि इसमें तो चीज़ें बहुत आसान है। क्यों आसान है स्टूडेंट्स? सर पहली बात तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। तो 2 4 लिखा है तो उसको आप क्या लिख दो? 4 2। फिर क्या? फिर सर छोटी सी बात, सेकेंडरी जो है वो वैसे के वैसे ही रहने दो। 9 2 लिखा है तो 9 2, बट इनके आगे क्या लगा? तो नेगेटिव साइन। सर ये आगे एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है तो क्या आप मुझे ए इन्वर्स सिखाओगे स्टूडेंट्स? सर बहुत टफ है ही नहीं, आप अननेसेसरीली कंफ्यूज हो रहे हो। आप बोलोगे कि सर जो ए इन्वर्स होगा वो क्या होगा? -10 से इन सबको डिवाइड करना है। -10 से इन सबको डिवाइड करना है तो ए इन्वर्स क्या होगा? आई होप हमें ए इन्वर्स तक ही जाना है। और सर वो क्या कह रहा है, समझो बात को। ए इन्वर्स तक जाने से पहले वो 10 टाइम्स ए इन्वर्स पूछ रहा है। आप सुनिएगा ध्यान से, हम सर सीधे 10 टाइम्स ए इन्वर्स ही निकाल लेते हैं ना। बिल्कुल 10 टाइम्स ऑफ ए इन्वर्स ही निकाल लेते हैं। तो ये है 10 और आपको क्या निकालना है? ए इन्वर्स। तो सर 10 तो 10 है और ए इन्वर्स क्या होगा सर? ए इन्वर्स जो होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए रहा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है सर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -10। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं? यहाँ पे आई होप मैं लिख सकता हूँ -10 और इनटू क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? इनटू हम कर देते हैं ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? आपका यही। कौन सा? डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है स्टूडेंट्स? ये आपके पास लिखा हुआ है, दैट्स 4 -2 -9 एंड कितना? 2। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? आई होप इसमें कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को मेरे ख्याल से नहीं है। हमने चीज़ें सही लिखी है ना? बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ के अगर हम चीज़ें निकालना चाहें तो मेरे ख्याल से आई होप कुछ कहने या बोलने की ज़रूरत नहीं है सर। -1 माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ, -1 जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो सारी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा। तो ये दिखेगा क्या सर? ये दिखेगा -4 + 2 + 9 -2। सो दिस विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन। बट सर ऐसा तो आंसर दिख नहीं रहा है, ऑप्शंस में तो बहुत कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये कैसे लाएंगे? क्या सर एक एक ऑप्शन ट्राई करके देखना पड़ेगा? एक तरीका ऑफ कोर्स हो सकता है, एक तरीका ऑफ कोर्स ये हो सकता है ना। लेकिन इसके अलावा भी कोई और अप्रोच है क्या? हाँ है, देयर इज़ एन अप्रोच। देयर इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड वेरी डायरेक्ट अप्रोच कि इतना किए बिना भी आप 3 लाइन्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते थे। बट उसको सीखने के लिए थोड़े से 2-1 लेक्चर्स और बीतने दीजिए, वो कंसेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा और फिर आप बोलोगे कि हाँ सर इतना किए बिना भी मैट्रिसेस के इन्वर्स इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। खैर वो अप्रोच भी अपनी एक स्पेशल अप्रोच है, उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट उसके लिए पूरा कंसेप्ट अभी रिगरसली पढ़ना होगा। इसके लिए अभी फिलहाल बस अब आपके पास जो अप्रोच है वो ये कि आई होप आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑप्शन आपको ट्राई करवा देता हूँ। जैसे मान लो अगर ऑप्शन ए आपका आंसर है, यहाँ पर इस मेथड से आपको हिट एंड ट्रायल यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर आपका आंसर है 6i - a मान लेते हैं, तो 6i क्या होता है स्टूडेंट्स? सर 6i होगा, आइडेंटिटी मैजिक होता है 1001, तो 6i क्या होगा? 6006। और इसमें से आपको क्या सबट्रैक्ट करना है? मान लो a, तो a कितना है स्टूडेंट्स? सर a दिया है 2294। a कितना दिया स्टूडेंट्स? सर वो दिया है 2294। और जैसे ही आपने सबट्रैक्ट किया तो क्या दिखेगा? बहुत ध्यान से सुनिए सर। 6 - 2 4, 0 - 2 -2, 0 - 9 -9 एंड 6 - 4 दैट्स 2। तो क्या ऐसा हमारा ए इन्वर्स जो हमारा एक्सप्रेशन है 10 टाइम्स ए इन्वर्स वो आ रहा था क्या? -4 2 9 -2 है ना सर? ये तो नहीं आ रहा है, ये थोड़ा अलग है। -4 2 9 -2। तो सर 9 और -2 मतलब गड़बड़ है सर साइन में। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। क्या आपको बात समझ आई? सर सिमिलरली ऑप्शन बी फिगर आउट कर लेते हैं। ऑप्शन बी जब आप निकालेंगे तो ऑप्शन बी क्या है सर? सर ऑप्शन बी में है 4i - a। तो 4i निकालते हैं फटाफट स्टूडेंट्स। 4i क्या होगा? आई होप अब मैं डायरेक्टली ऑप्शन बी यहीं ट्राई कर लेता हूँ। तो अगर ऑप्शन बी ट्राई करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिख लेते हैं सर? 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? 4 है ना। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं स्टूडेंट्स? ये ऑप्शन बी हम ट्राई कर रहे हैं, तो हम अब ऑप्शन बी फिगर आउट कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी जब आप फिगर आउट करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान सुनिएगा। ऑप्शन बी में आपके पास थोड़ी सी वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। क्या मिलेंगी? सुनिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। 4 - 2 2, 0 - 2 -2। सर यहीं दिख रहा है कि ये तो सर शायद नहीं है, क्योंकि 2 और -2 हमें नहीं दिख रहा है। क्या आप बात समझ पाए? तो सर ये तो शायद आंसर नहीं है, तो ऑप्शन बी भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। तो सर क्या ऑप्शन सी चेक करें? बिल्कुल ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन सी? ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है पहले वो समझते हैं। सर ऑप्शन सी में जो दिया है वो दिया है a - 4i। ठीक है सर, ऑप्शन सी में दिया है a - 4i। तो ये आपका a है, ये -4i हो रहा है। आई होप हमने कुछ नहीं किया। a - 4i पहले एक बार चेक कर लेते हैं। a क्या है? a में मेरे ख्याल से मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है। 2294 बिल्कुल सही। अब अगर सबट्रैक्ट किया तो 2 - 4 कितना है स्टूडेंट्स? सर 2 - 4 -2 है ना। पहली एंट्री हमारी -2 है क्या? पहली एंट्री हमारी -2 नहीं है। पहली एंट्री हमारी -2 नहीं है। और ये देखते ही मैं कहूँगा कि ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर क्या? अगर ऑप्शन सी भी आंसर नहीं है तो फिर क्या सर? सर ऑप्शन डी आंसर होना तय है।
क्या आप बात समझ पा रहे हो? हम 3 ऑप्शंस मार्क कर चुके हैं, ऑप्शन ए, बी और सी आंसर नहीं है तो ऑप्शन डी आंसर होगा। वेरीफाई कर लेते हैं। a माइनस 6i, सर व्हाट इज a इज 2294 और 6i क्या होगा ये, तो माइनस 6i करना है तो ये। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या, सर 2 माइनस 6 दैट्स माइनस 4 है ना, 2 माइनस 0 दैट्स 2 आई बिलीव, 9 माइनस 0 दैट्स 9 और 4 माइनस 6 दैट्स माइनस 2, तो माइनस 4 2 9 माइनस 2 ऑफकोर्स सर ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं है, एक डायरेक्ट सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सीधा सीधा क्वेश्चन, बट ऑफ कोर्स इसकी ये जो अप्रोच है जहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल करके करना पड़ा वो भी मैं अवॉइड करवा दूंगा, और इसको 3 लाइन में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। इसकी एक और अल्टरनेटिव मेथड हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को पता है और अगर उन्होंने किया है तो ज़रूर आंसर में लिखेगा, आई वुड रियली लाइक टू नो दैट। एंड ऑफ कोर्स एक और सबसे ज़रूरी बात कि IIT JEE मेंस में इतने आसान, इतने सिंपल, इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन्हें बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। मेरा यकीन करिए अगर आपको बारीकियाँ, कंसेप्ट और बेसिक्स पता है तो क्वेश्चंस कहीं नहीं जा रहे। विद दैट स्टूडेंट, सबसे ज़रूरी, सबसे खास बात कि आई होप आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में। यानी किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT JEE, नीट, NTSE, ओलंपियाड, CUET, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम डिलीवर कर रहे हैं। मतलब आप चाहें तो हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, जैसे IIT JEE नीट के लिए जो स्पेसिफिकली बनाए, या फिर गूगल प्ले पर आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हिडन चार्जेस हैं या कोई ट्रायल वर्जन है, पेड मॉड्यूल है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, ये खुद आप इन लेक्चर्स को देखकर फील कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हम आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। अगर इन वीडियोस से आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, इनसे अगर आपकी हेल्प हो रही है, इनकी अगर आपसे मदद हो रही है, तो ज़रूर इन्हें लाइक करिए। इन्हें सब्सक्राइब करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि कोई भी वीडियो आपके काम का जो रिलीज़ होता है तो वो अपडेट्स आपके मिस नहीं होंगे। एंड द मोस्ट क्रूशियल थिंग स्टूडेंट्स, एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है, वो भी इसे अवेल कर सकते हैं और वो भी इसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, IIT JEE जैसे एग्जाम की वो तैयारी कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।